नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल के जून महीने के लास्ट वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, इट्स ऑल अबाउट कैश फ्लो, और थोड़ा बहुत अगर फंड फ्लो के बारे में अगर सर बताएं तो विल बी मच हेल्पियर। दूसरा, फीचर्स अबाउट न्यू इनकम टैक्स पोर्टल, और कुछ इनकम टैक्स फॉर्म में कुछ चेंजेस हैं, कुछ नए फीचर्स क्या हैं उसके बारे में। तो कैश फ्लो डिस्कस करने के लिए हमारे बीच हमारे वेरी रिनाउंड वेरी सीनियर स्पीकर सी जगमोहन जी आ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू सर। वी हैव अनदर स्पीकर, अ वेरी यंग एनर्जेटिक राणा प्रताप जी। तो वेलकम राणा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आप आजकल राणा जी की काफी सारी वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो और सर्कुलेट किए जा रही है, चाहे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे हो या किसी चीज पे। तो आज हम काफी कुछ फ्रेंड्स सीखने वाले हैं। कैश फ्लो एक ऐसी इम्पोर्टेंट मतलब अगर आप बोले कि फिनेंशियल टूल है या फिनेंशियल मैकेनिज्म है, जो कि जनरली आई डोंट बिलीव कि आप सीए बन जाते हो तो आपको अच्छे से आता है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। और ये एक ऐसी मतलब ये लाइफलाइन है। अगर आप कंपनी बोलिए चाहे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए, इट्स अ लाइफलाइन। आपको इसको प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ता है, और इसमें आपको हमेशा देखना पड़ेगा फ्लो इनका हमेशा रेगुलर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल सिक और यू विल विन अ ट्रबल। सेम जो बहुत सारी दिक्कतें भी चल रही है ऐसे पोर्टल में आप देख रहे हैं, और बहुत चेंजेस भी आने वाले हैं, तो राणा जी उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही दो रेलेवेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हमने सिलेक्ट किया है, एंड वी होप सो कि आप जैसे हमारे अदर वेबिनार को इंटरेक्टिव रखते हैं, तो आप इसको हमें जरूर इंटरेक्टिव रखेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो सेशन लेंगे जगमोहन जी लेंगे, देन सेकंड सेशन जो होंगे राणा जी लेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर डिप्टी कन्वीनर मेहराज हसन जी, जो कि हैं। वेलकम मेहराज जी, स्वागत है आपका। मेहराज जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनकी हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनकी ब्रीफ प्रोफाइल एक बार जरूर रीड आउट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ और पार्टिसिपेंट, और रिक्वेस्ट करें हमारे गेस्ट पार्टिसिपेंट से टू स्टार्ट हिज डेलिब्रेशन। ओवर टू यू मेहराज जी। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। एंड आज के इस वेबिनार में मैं वेलकम करता हूँ सीए जगमोहन सिंह जी। यू आर मोस्ट वेलकम सर। एंड सीए रतन प्रसाद, मोस्ट वेलकम सर। तो आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में बहुत रेगुलरली यूज भी करते हैं, बट जैसे संदीप जी ने बोला कि हम यूज करते हैं, बट सारी चीजें शायद उसमें इतनी चीजों को हम लोग नहीं समझ पाते। तो होपफुली आज हम लोगों को वो सब चीजें समझने का मौका मिलेगा। आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं जगमोहन जी, वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद more than 20 years plus experience. Sir has a very exemplary expertise in the area of cash flow management and system setup in the accounts and finance. He has authored various books on the finance and has been renowned trainer on various seminars, various platforms. In the past 20 to almost 20 years, sir has developed and implemented many practical financial tools which help us professionals a lot. And sir has conducted almost 15,000, sir helped almost 15,000 business owners in India and abroad in the financial control, in the implementation of financial controls. And sir has been associated with various platforms in India and abroad also, with various universities also. So I welcome Jagmohan sir, and over to you sir for that start of webinar. Thank you very much for introducing me and having me here on this amazing platform, जहाँ पर ना हम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ये प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है, और जो नॉलेज है, जो एनर्जी है, जो पार्टिसिपेशन है, और जो कंट्रीब्यूशन है, जो इकोनॉमी को जिस सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी का है। एंड आई रियली फीलिंग प्राउड टू बी विद यू एंड विद द फैमिली। लाइक जैसे होता है ना कि शेरों के झुंड में जब शेर चलते हैं तो उसका मजा ही निराला है। तो आज मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी है अपना कुछ एरिया शेयर करने के लिए, जो कि कैश फ्लो है। तो मैं एक बार ना अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जहां पर
आज का जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो के बारे में हम बात करेंगे। तो करें जी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, please. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस गो अहेड। तो सर इंपॉर्टेंस ऑफ ना कैश फ्लो को पहले हम समझ लेते हैं। हम समझते हैं जरा स्टोरी के साथ में। स्टोरी सबको पसंद है। डू यू लाइक स्टोरी? डू यू रियली लाइक स्टोरी? हमें याद है बचपन के अंदर हमारी नाना नानी दादा दादी स्टोरी सुनाते थे तो हम कनेक्ट कर जाते थे। और आज भी जब कोई पर्टिकुलर स्टोरी आती है तो हम ना उसको रिलेट कर पाते हैं बहुत क्लोजली। और सोचो अगर वो रियल लाइफ स्टोरी हो और वो भी बिजनेस की हो और कैश फ्लो से रिलेटेड हो तो वो कैसी रहेगी। तो आ जाओ, आज हम ना सचिन की स्टोरी से जरा समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। कौन है सचिन? हु इज सचिन? देखो, मैं ना आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूं सचिन की। सचिन ना एक यंग इंजीनियर है जो कि जॉब कर रहा है एक कंपनी में और उसकी 40,000 महीने की पर मंथ सैलरी है वहां पे। वो ना बहुत इंस्पायर्ड है किससे? एलन मस्क से, जो कि टेस्ला के ओनर है। क्या बिग आइडिया, बिग विचार, बिग लर्निंग, तो उनसे हमेशा वो हमारे इंजीनियर सचिन इंस्पायर रहते हैं। तो वो ना हमेशा एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा करता है सचिन। क्या कि यार प्रॉब्लम एक है, लाइट हो जाती है कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली में प्रॉब्लम है ये वाली। अच्छा, अब उसको सॉल्यूशन भी मालूम है उसका। क्या है? इन्वर्टर लगाओ। जब भी किसी बिजनेस ओनर का जन्म होता है ना, वो हमेशा एक सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम के रूप में जन्म लेता है। अपॉर्चुनिटी जो है सचिन की जिंदगी के अंदर भी आई बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर। वो क्या था कि कंपनी का ना एक एनुअल सेशन था, एनुअल फंक्शन कंपनी का था। अब कंपनी का एनुअल फंक्शन है तो उन्होंने बुला लिया किसे? सचिन को, कि अपनी प्रेजेंटेशन दो। अब सचिन ने क्या प्रेजेंटेशन दी? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में प्रॉब्लम दी। हर कोई इंप्रेस हो गया उसकी नॉलेज से, उसके पैशन के साथ में। 10 सीनियर एम्प्लॉय जो उस कंपनी में थे उन्होंने तो कहा कि सचिन भाई हमारे लिए यार एक इन्वर्टर ही अरेंज कर दो और थोड़ा अच्छे प्राइस पे कर देना, तुम तो अपने खास हो, तुम्हें तो पूरी नॉलेज है इस एरिया के अंदर। सचिन ने ग्रेशियसली एक्सेप्ट कर ली उनकी रिक्वेस्ट को। वो जानता था एक मैन्युफैक्चरर को जो कि इन्वर्टर बनाता है, क्योंकि वो तो पार्ट टाइम बेसिस पे उसको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, उस इन्वर्टर का सेलिंग प्राइस कितना है? 22,000 रुपए का। सचिन को वो मिल गया 15,000 रुपए में, फैक्ट्री प्राइस पे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वो खरीद रहा है। और अब उसने सप्लाई कर दिया 10 सीनियर एम्प्लॉय को 20,000 रुपए में। सबका फायदा। सबका फायदा कैसे? 22,000 की चीज उसके सीनियर को 20,000 के अंदर मिल गई। 15,000 उसने मैन्युफैक्चरर में लिया और 5,000 रुपए पर इन्वर्टर उसको बेनिफिट होगा। सभी को बेनिफिट है। तो इस एक डील के अंदर सचिन ने कितना प्रॉफिट बनाया? 50,000 रुपए। कैसे? 10 इन्वर्टर है, 5,000 रुपए एक इन्वर्टर के पीछे बच रहे हैं। 20,000 का सेलिंग प्राइस, 15,000 की कॉस्ट, तो बच गए 50,000 रुपए। अब देखो, अब देखो, उड़ान उड़ान, हाँ, पंखों को उड़ान लग गई है सचिन के। सचिन क्या सोच रहा है? सचिन कह रहा है कि यार एक डील में प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए का। मेरी मंथली सैलरी 40,000 रुपए की, जहां पर मैं नौकरी करता हूं, पूरा महीना काम करो तो मिलेंगे 40,000 रुपए, और एक डील में मिल गए 50,000 रुपए। यानी कि 10 इन्वर्टर इज इक्वल टू 50,000 रुपए। 100 इन्वर्टर 5 लाख रुपए, 1000 इन्वर्टर 50 लाख रुपए। क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और वहां पर इतनी डिमांड रिक्वायरमेंट है, पूरे के पूरे पंख लग चुके हैं सचिन की उम्मीदों को। कह रहा है ये मजा आ गया, वाह जी वाह, मजा आ गया। अब तो मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है कि क्या बताएं। सचिन कह रहा है कि अगर तरीके से किया जाए ना तो स्काई इज द लिमिट। गेट सेट गो, बिजनेस स्टार्ट कर दिया सचिन ने। बिजनेस स्टार्ट कर दिया है पूरे पैशन के साथ में, पूरे पैशन के साथ में। लेकिन कैश फ्लो के ऊपर क्या उसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है? नहीं है। ऐसा ही होता है ना, बिजनेस ओनर स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस विदाउट दी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कैश फ्लो। चलो देखते हैं। अब देखते हैं कि सचिन की लाइफ में क्या हुआ। क्या हुआ? सचिन की लाइफ में बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, सचिन तैयार है, ठीक है जी, उसको 50 इन्वर्टर का ऑर्डर मिल गया। सीधा ही 50 ऑर्डर का इन्वर्टर मिल गया। अड़ोस पड़ोस में बातें चली, हर किसी ने 5-5 रेफर किए। 50 इन्वर्टर अगर लेने हैं, पैसे तो बाद में आते हैं ना, तो अब क्या करो? अरेंज मनी करो। कहते चलो ठीक है, 15,000 रुपए के हिसाब से मुझे 50 इन्वर्टर अरेंज करने हैं। मैन्युफैक्चरर को पैसे दिए, इन्वर्टर उठाए। अब हुआ क्या?
अब 50 इन्वर्टर की पेमेंट आई नहीं है कि 100 और इन्वर्टर का ऑर्डर मिल गया। एक आंख खुश है, एक आंख रो रही है। खुश क्यों है? बिजनेस चल गया। रो क्यों रही है? अरे यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अरेंज मनी। सप्लायर थोड़ा सा डिले कर रहा है सप्लाई करने में। अब कस्टमर शाउट कर रहे हैं। अब सोचा सचिन ने कि मैं ना अपने पास सफिशिएंट स्टॉक रखा करूंगा ताकि उधर कस्टमर की डिमांड आए, उस स्टॉक में से माल उठाया दे दिया। ये तो सप्लायर डिले करता है, मैं इतना सुन नहीं सकता। लेकिन अगर स्टॉक रखना है अपने पास तो क्या करना पड़ेगा? अरेंज मनी। अच्छा, तो अब कस्टमर कह रहे हैं कि आपने एक ही तरह के इन्वर्टर रखे हुए हैं, मुझे तो एसी चलाने वाला भी इन्वर्टर चाहिए। तो सचिन को लगा कि मुझे ना वैरायटी रखनी पड़ेगी। अब वैरायटी रखनी है तो यानी कि और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो करो अरेंज मनी। अब सचिन अरेंज मनी पे अरेंज मनी पे अरेंज मनी पे लगा हुआ है, कर रहा है बिजनेस, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी है। अब क्या हो रहा है, जब इतनी तरह की वैरायटी का माल आ जाएगा और इतना स्टॉक रखेंगे तो नॉन मूविंग और डेड स्टॉक होने की समस्या बढ़ जाएगी। अब उसने कहा कि यार मुझे एक ढंग का ना एक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, ईआरपी सिस्टम लगाना पड़ेगा, ताकि ना सही इन्वर्टर रहे, ताकि पड़ा पड़ा खराब भी ना हो। मेरे पैसे उन चीजों में ब्लॉक हो रहे हैं जो नहीं चाहिए, जहां होने चाहिए वहां नहीं हो रहे। तो चलो मैं बढ़िया ईआरपी सिस्टम लगाता हूं, तो चलो अरेंज मनी। बिजनेस बढ़ता रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस चल रहा है। टफ कंपटीशन मार्केट में हो गया, तो उसने कहा कि अब लगता है मुझे अपनी असेंबलिंग लाइन खोलनी पड़ेगी मार्केट में बने रहने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलो भैया रेंज मनी। अब वो पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है, मतलब उसने तो दिखे ही नहीं पैसे अभी तक ढंग से। अब खर्चे लेकिन शुरू हो गए हैं, महीने के सैलरी देनी, रेंट देना, इंटरेस्ट और लोन देना, ये उसको बोदर कर रहा है हर महीने के शुरू में। और वो किस काम में लगा हुआ है? अरेंज मनी। चलो, प्रॉफिट तो किताबों में अपीयर हो रहा है, लेकिन वो हर समय कहां पे स्ट्रगल कर रहा है? अरेंज मनी। अब ना टोटली वो फ्रस्ट्रेट है, एंग्री है, फेड अप है कि यार मैं हमेशा पैसे इकट्ठे करने के लिए भागता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, भागता रहता हूँ। अरेंज मनी, अरेंज मनी। अब गुस्से में आ गया, गुस्से में आ गया तो वो क्या सोच रहा है? क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ठीक है जी, मेडिटेशन करूं, शांति से बैठूं। कहीं उसने सुना है जब धंधे में इतनी परेशानियां हो तो ठहरो, थम जाओ, करो मेडिटेशन। अब वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो क्या मैनिफेस्टेशन से पूरे सवाल का जवाब निकल जाएगा? निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा, देखते हैं, देखते हैं। देखो सचिन की लाइफ से हम क्या सीख पा रहे हैं? सचिन की लाइफ से हम ये सीख पा रहे हैं कि बिजनेस को पूरे पैशन के साथ में स्टार्ट करता है जब बिजनेस ओनर, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन कैश फ्लो मास्टरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम बर्न आउट हो रहे हैं अरेंजिंग मनी। ये बिजनेस ओनर की लाइफ है, बर्न आउट हो रहे हैं और हमेशा एंग्री है, डिप्रेस है, हाई बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस किसकी देन है? कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की। एंड विल नेवर आस्क अवर चाइल्ड टू डू द बिजनेस यू स्टार्टेड। अब पूछ के देखो अपने क्लाइंटों से, बिजनेस ओनर से, कहता है मैं तो जैसे तैसे बिजनेस कर रहा हूं, अपने बच्चे को इस बिजनेस में नहीं लेके आऊंगा, बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। जरा आप भी देखो, आप भी जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, क्या इस तरह का इंपैक्ट आप लर्निंग देख रहे हो? हाँ, पैशन इंपॉर्टेंट था भाई, बिजनेस को पैशन के साथ में करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ में कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू एग्री विद मी इन दिस पॉइंट देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इफ यू एग्री विद मी देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स और से व्हाटएवर इज कमिंग इन योर माइंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉट इट, यस। देखो ऐसा है, ये जो कैश फ्लो का ना जो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, अब जरा अपने चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तो पूरा का पूरा है ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैंने मई 2000 में क्वालिफाई किया और बहुत से क्लाइंट के साथ में डील किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, लेकिन जब उसके साथ बातचीत कर रहा हूं तो उसका दिमाग ना कहीं खोया खोया सा है। मैंने कहा क्या बात है भाई? कहता है यार कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, यार कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। मैंने इस हल को ढूंढने की पूरी कोशिश की एंड ट्रूली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ ICAI, जहां पर ये AS3 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जरा अंदर जाके देखते हैं क्या कर रहा है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो आज की डेट में ना ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है,
ये प्रिपेयर करना है, सभी कंपनी को प्रिपेयर करना है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एग्जम्पशन दी गई है 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को। अब 1% कंपनी कौन है, यानी कि सिंगल पर्सन की कंपनी। स्मॉल कंपनी कौन है, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख है उससे कम है या टर्नओवर 2 करोड़ तक है। डोरमेंट कंपनी जो कुछ कर ही नहीं रही। मैं कहता हूं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ना स्मॉल बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, होनी नहीं चाहिए एग्जम्पशन ये वाली। द मोमेंट आप कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को देखना शुरू करते हो, सचिन के सारे सवालों के जवाब तो यही पड़े हुए हैं। सारे स्टार्टअप यहां से निकल रहे हैं, करते 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 जब 2 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर जाते हैं, जब उनको दुनिया सिखा देती है 2, 4, 5, 10 सालों के बाद उनको कैश फ्लो बनानी आ जाती है। जब बनानी आ जाती है तो रिपोर्ट करनी है कि पहले आनी चाहिए। डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी कि कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है और हमें पहले से पता होनी चाहिए। अब ना आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को उस तरह से नहीं पढ़ने वाले। किस तरह से नहीं पढ़ने वाले? उस तरह से नहीं पढ़ने वाले जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है। देखो आप सारे के सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो, क्या आपको नहीं मालूम कि कैश फ्लो के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी। कह दो नहीं मालूम। आप कह दो कि आपको नहीं मालूम कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि बिजनेस से जो हम मनी जनरेट कर रहे हैं। कह दो कि आप इंटरेस्ट लेते हो देते हो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बेच रहे हो, आपको नहीं मालूम। हमें सब मालूम है, हम प्रोफेशनल को पूरा का पूरा मालूम है। प्रॉफिट को उठाना है, डेप्रिसिएशन को एड बैक करना है, उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को प्लस माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट को प्लस माइनस करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल के आ जाएगा, और प्रॉपर्टी खरीदी बेची किया, ये आपको सब मालूम है। मुझे पता क्यों मालूम है कि आपको मालूम है, क्योंकि आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप अमेजिंग प्रोफेशनल्स हैं, आपने धमाल मचा रखी है। तो आज मैं आपको वो दोबारा से नहीं बताने वाला जो आपको पता है। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो सच में हमें एज ए प्रोफेशनल बिजनेसेस के अंदर इनकलकेट कर देना है, प्लग इन कर देना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना देनी है, और इंडियन की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वन थिंग इंपॉर्टेंट है, उसी का नाम है कैश फ्लो। ना केवल ये बिजनेस में काम करती है, बल्कि ये हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी काम करती है। अब मुझे बताओ, एवरी वन ऑफ यू, मुझे खुल के बताओ, दिल से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ कि आर यू इंटरेस्टेड टू नो दैट? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर रियली 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 इंटरेस्टेड देन टाइप आई इन द चैट बॉक्स। तो मैं जरा खोलना शुरू करता हूं चैट बॉक्स के बाद कैश फ्लो का भंडारा आपके सामने। इफ यू आर इंटरेस्टेड, देखते हैं। अच्छा, 1-2 लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, मैं 1-2 को बता देता हूं। चलो, सेशन हुआ कंप्लीट, आओ मेरे साथ कॉर्नर में चलते हैं। रूम ओपन कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टेड है। यू आर इंटरेस्टेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम गेटिंग योर आई माय डियर फ्रेंड। योर पार्टिसिपेशन, जब आप इस सेशन में आ ही गए हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो, फुल्ली फोकस हो, पूरे तरीके के साथ में, आपने जो अपना टाइम का गिफ्ट दिया ना मुझे, आपने, ये दुनिया का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हो, टाइम का गिफ्ट दिया है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट की फुल वैल्यू आज आप लेने वाले हो इस कैश फ्लो के डीपर एनालिसिस के द्वारा। तो चलो आओ बढ़े आगे, आगे बढ़े और चले अंदर। हम चलते हैं, जरा कैश फ्लो को खोलते हैं पूरे तरीके से। देखो, कैश फ्लो से ना मैंने पूरा का पूरा मिशन बना लिया है अपनी लाइफ का। आई am on a mission to educate and enlighten 1 million people by 2021 so that you experience financial freedom with financial control in your company and life। और उसके लिए कैश फ्लो सोर्स के ऊपर है। मैंने क्या किया, अपने सारे के सारे 21 साल के एक्सपीरियंस को ना डॉक्यूमेंट भी कर दिया है इस किताब के अंदर, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल। मुकेश जिस तरह से, ये जो इसमें मुकेश की स्टोरी है, सचिन मेरी इस वाली स्टोरी के अंदर, सचिन जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है ना कैश फ्लो को लेकर, जब मैंने उसको डीकोड किया, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो बिजनेस ओनर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हाँ यार मतलब ठीक है, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना भैया, वो तो फाइनेंशियल कंट्रोल से ही आ सकती है। स्टोरी टेलिंग वे के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बैंक लोन ना हमेशा बढ़िया नहीं होता, ये मयंक शेखर जी कह रहे हैं, वो तो एक ना एक स्वीट ट्रैप है, वो मोह पाश है जिसके अंदर फंस जाते हैं। अच्छा, आशीष वर्मा ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली प्रॉफिटेबल, कैश रिच बिजनेस इज द रियल बिजनेस। आप नोट कर लो, आशीष भाई की बात को नोट कर लो। वो बिजनेस ओनर है, उसने जब अंदर घुस के किताब को पढ़ा, देखा, समझा, और जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, दिस इज व्हाट, जब हम कैश फ्लो को टच करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप एज ए प्रोफेशनल एजुकेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बुक किसी को चाहिए हो तो अमेजन के ऊपर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। ओके, हमें समझना है रूट। देखो, जैसी रूट होती है ना वैसे ही फ्रूट होते हैं। अगर बिजनेस के अंदर हमारे कैश फ्लो के रूट ठीक नहीं है, यानी कि बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, जो पोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए, नहीं हो सकते। अगर सेब बोऊंगा तो आम नहीं निकलेंगे, आम बोऊंगा तो सेब नहीं निकलेंगे। तो रूट पे काम करना है। कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सभी को मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो के जो क्रक्स को शेयर करूं सचिन की लाइफ के हिसाब से। एक ना पहले माइंडसेट पे काम कर लेते हैं कि कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है क्या, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हम इसी सवाल के जवाब में डूब जाते हैं। ये सवाल मुझे कुछ इसी तरीके से सुनाई देता है, जस्ट लाइक कि लव इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, relationship is important, eyes are important, hands are important, legs are important। सिंगल बिलीव सिस्टम आपने माइंड को दे दो, कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे यार आंखें तो इंपॉर्टेंट हैं, लेग्स भी इंपॉर्टेंट है, तो क्या आंखें इंपॉर्टेंट नहीं है? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट एंड आई लव कैश फ्लो एंड हैव अ हेल्दी relationship with cash flow। it is as important as my eyes, hands and legs। जब मैं ये बोलता हूं इसका मतलब ये है, frequency of mind is now set just like। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि हम प्रोफेशनल भी कई बार क्लाइंट का पूरा फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कई बार क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, कई बार हमारे बिजलियों के बिल कट जाते हैं, और भुगतान ना होने की वजह से आपके फोन अभी चालू ही है, थोड़ा करा दो नहीं तो बंद हो जाएगा। यहां तक की खबरें हमारे पास भी आ रही हैं। बिजनेस का तो कहना ही क्या, लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, फ्रीक्वेंसी सेट कर दी अपने माइंड की कि कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट, अब माइंड ना उसी फ्रीक्वेंसी पे इंपॉर्टेंट करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने वाला है माइंडसेट। रिमोट होता है ना एसी का, जैसे ये एसी है, एसी का रिमोट है। अब एसी के रिमोट को हमने मान लो 24 डिग्री के ऊपर सेट कर दिया। अब 24 पे सेट कर दिया तो अगर बाहर का तापमान 30 डिग्री था, अगर बाहर का तापमान 30 डिग्री था तो 24 पे सेट कर दो। जब आप 24 पे सेट कर दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो 24 पे आ ही जाएगा। उसी तरीके से माइंड सेट जब आपने अपना सेट कर दिया कि भाई कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, मुझे हर एंगल से हर एस्पेक्ट से सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है तो कंपनी का कैश फ्लो पहले माइंड सेट ठीक करने से सेट होने ही वाला है। कंपनी का कैश फ्लो सेट करने का मतलब है कि सेट कर दो फ्रीक्वेंसी, प्री रिक्विजिट है ये मनी मैग्नेट बनने के लिए। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन थोड़ा बताओ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कर सकता हूँ। क्लाइंटों की बात तो बाद में करेंगे, बाकी सब बात करेंगे, मेरे प्रोफेशनल के लिए कुछ बता भाई, तुम क्या लेके आए हो कैश फ्लो के अंदर गोता लगा के, एक हीरा मेरे को भी दे दो, ले लो हीरा। सबसे पहले आप सबने क्या कर लिया, आप सभी प्रोफेशनल ने एक सेपरेट सेविंग अकाउंट खोल लिया। अगर आपका ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है तो उसको नाम दे दो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। सेविंग अकाउंट का नाम दे दो, सेविंग अकाउंट को नाम दे दो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट अकाउंट। अब आप ना एक मंथली सिप के बारे में सोचो। मंथली सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चाहे आपने बैंक में एफडी करानी है, बैंक में एफडी करानी है तो जो बैंक में एफडी करानी है वो आरडी करानी, सॉरी आरडी रिकरिंग डिपॉजिट कराना है। आपने कहा चलो ठीक है जगमोहन मैं ना 10,000 रुपए महीने का रिकरिंग डिपॉजिट कराऊंगा, डिसाइड कर लो।
जो भी आपने सिप का अमाउंट डिसाइड किया है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपने 10,000 सोचा तो 10,000 इंटू 6 60,000 रुपए हो गए। अब आपने क्या करना है, टारगेट ले लो कि इस अकाउंट को सिप गुणा 6 यानी कि 60,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। एक बार में डाल दो, धीरे धीरे डाल दो, टारगेट ले लो, डाल दो। आपने कहा 50,000 की कराऊंगा, तो 50,000 इंटू 6 3 लाख, 3 लाख रुपए डाल दो किसके अंदर, अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। अभी आपकी सिप चालू नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ 6 महीने के बराबर का पैसा वहां पे इकट्ठा किया है। अब क्या करें, अब ना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कैसे, कैश फ्लो की मैनेजमेंट के द्वारा। दिखाऊं कैसे, ये देखो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सेविंग अकाउंट है ना, सेंटर में देखो, इसके अंदर 6 महीने के बराबर का पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि 60,000 रुपए का। अब जो आपने सिप लगाई है 10,000 महीने की, तो पहले महीने के एंड में ठक कट जाएगी, दूसरे में कट जाएगी। जब पहले में कटेगी बैलेंस रहेगा 50,000, दूसरे में कटेगी बैलेंस रहेगा 40, तीसरे में रहेगा 30 रह जाएगा। आपके पास ना 6 महीने का समय है इस बैलेंस को 60,000 रुपए मेंटेन करने का। करते रहो भाई, कोई टेंशन नहीं है ना, प्रेशर नहीं है ना कि हर महीने कट जाती है, ईएमआई की तरह प्रेशर पड़ा रहता है। यू आर रिलैक्स्ड एंड एंजॉयिंग पीसफुल रिलेशनशिप विद मनी, क्योंकि पहले आपने छोटा सा एक जार बना दिया। कौन सा, फाइनेंशियल फ्रीडम का। 6 महीने के बराबर की सिप डाल दी, उसके बाद चाहे आप अपनी सिप इंडेक्स फंड में डालो, शेयर मार्केट में डालो, इक्विटी में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, बैंक की आरडी में डालो, जहां भी डालना है, खट खटाखट चलती चली जा रही है। और आपकी एक्टिव इनकम का सिर्फ एक ही काम है कि जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, इतना मेंटेन कर लो कि इसके अंदर 60,000 रुपए पड़े रहे, इसके अंदर 60,000 रुपए पड़े रहे। बस इतना सा तो काम करना है। आपको पता ही नहीं लगना, साल 2 साल 5 साल 10 साल में कब इसने छोटा छोटा बूंद बूंद से समुद्र बन जाना है। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, 8वां वंडर अगर इस दुनिया में कोई है ना, तो वो कंपाउंडिंग है। जो इसको जानते हैं वो अर्न कर रहे हैं, जो नहीं जानते वो पे कर रहे हैं। आपको मैं उसका मैजिक दिखाता हूं। अब तो बड़े छोटे अमाउंट्स हैं, कुछ लोग तो लाख लाख रुपए महीना डाल रहे हैं। 6 लाख रुपए साइड पे किए, 1 लाख की आरडी करा दी, फिर कोई मोटी डील आई, चल सेविंग अकाउंट को पूरा किया। बेसिकली मुझे तो अपने सेविंग अकाउंट को पूरा करना है ना, कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, इस तरह से करके आपने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर 6 महीने का कैश रिजर्व खड़ा कर दिया, और अब आपको सिर्फ इस अकाउंट को मेंटेन करके चलना है। और ये खत्म ही नहीं होता। ये पता क्या होता है, ये एक ऐसा पटोरा बन जाता है जिसमें से पैसे कभी खत्म ही नहीं होते, क्योंकि खत्म ही नहीं होते ना पैसे, इसमें से निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं पैसे, क्योंकि आप इसको अपनी एक्टिव या पैसिव इनकम से पूरा करते रहते हैं। अब देखते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट जो है आपका ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन बन चुका है। ऑटोमेटेड MMM, मनी मेकिंग मशीन, A3M, ये लगी मशीन A3M। आपने अपनी जिंदगी में पैसे छापने वाली मशीन लगा दी। अब मेरे एक दोस्त कह रहे हैं कि भैया मैं तो ना 50,000 रुपए महीना डाल सकता हूँ बड़े आराम से। डालो डालो, कौन रोक रहा है, डालो जी डालो। ठीक है, आपको मैं चला के दिखाता हूँ। मैं आपको एक कैलकुलेटर चला के बताता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। तो कैलकुलेटर चलाते हैं ना, कितना सिंपल है। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप तो 1 सेकंड में कैलकुलेटर चला दोगे, क्या दिक्कत है। ये लो, आपने कहा कि मैं जी 10,000 रुपए जोड़ूंगा, जोड़ो। अच्छा, अब ये आपका सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के पहले महीने में कुछ नहीं, दूसरे में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपने कहा चल भाई मैं ना पहले 60,000 पूरे कर लेता हूँ। पहले महीने में 10,000, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, पांचवे में 10, देखो 50,000 रुपए सेविंग अकाउंट में हो गए हैं। सिप चालू नहीं हुई है, सिप चालू नहीं हुई है, करनी भी नहीं है। 6 महीने का रिजर्व रखना है। चल भैया 6 महीने के अंदर 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए आपके। अच्छा, अब चला दो सिप। अब आपकी मर्जी है, मान लो आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, एक प्यारा प्यारा बच्चा हुआ, उस बच्चे के नाम पे आपने 10,000 रुपए सोच लिए कि बीवी को बोला कि मैं ना तुम थैंक यू वेरी मच, तुमने बेबी का गिफ्ट मुझे दिया है और मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ मनी की सिक्योरिटी लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। ये बच्चा कभी पैसों का मोहताज नहीं होगा, ये अरबपति खरबपति बनेगा। और मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के लॉ का मुझे पता लग गया है, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। तो बच्चा अभी पैदा हुआ है और आपने उसके नाम पे जरा 25 साल वाला सिस्टम चला दिया। भाई वो तो आरडी तो हर महीने हो रही है ना, 25 साल तो मैंने लिखने के लिए लिख दिए। मान लो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या हुआ, क्या हुआ, आपने 30,60,000 रुपए जमा कराए, 69,29,000 हो गए। अगर आप थोड़े से स्मार्ट निकले, 6% की जगह 10% वाला काम कर गए, तो ये बन जाने हैं 1,32,00,000। मैं कहता हूँ 6 ही रखो, 6 ही रखो। ये लो 34,650 रुपए बच्चे की इनकम तैयार है जब वो 25 साल का होके निकला है। आप बोल रहे इन्फ्लेशन खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
काटने के लिए तो बड़े सारे पॉइंट है, काटो मत, पहले जोड़ो, पहले जोड़ ले बाद में काटेंगे। ओके लो जी, अब ये देखो बच्चे के पास 34,000 रुपए की शुरू होगी, नहीं शुरू हो गई महीने की। अब बच्चा बड़ा समझदार है, आपका बच्चा है तो आगे बन के प्रोफेशनली बनेगा या और टाइकून बनेगा, तो उसको कहता है कि पापा ने जो मेरा काम करा रखा है ना, मेरे 69 लाख रुपीस बैंक में पड़े हैं, पड़े रहने दो, और वहां से जो मुझे मंथली इनकम आ रही है उसको भी आगे इन्वेस्ट होते रहने दो, कोई बात नहीं है। अब देखो 31 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, 3 करोड़ रुपए बन चुके हैं। 2,79,00,000 कहां पर आए? ये पैसिव इनकम के थ्रू आए हैं। मतलब आप सिर्फ 10,000 रुपए दिए चले जा रहे हो और भूल गए हो देके, 10,000 रुपए देके भूल गए हो और वो 3 करोड़ रुपए बन चुके हैं। आप कह रहे हो कि यार मैं तो ना अपना 25/25/50 का फार्मूला लगाऊंगा, 25/25 का 50 का फार्मूला लगाऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं, तो मैं 10% कमा जाऊंगा। मैं नहीं कर रहा 10,000, मैं तो दोनों बच्चों की 25,000 करूंगा और 50,000 रुपए करूंगा। ओ माय गॉड, 80 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए। 1,53 आपने लगाए हैं, 78 करोड़ रुपए आपको ब्याज मिल गया है, 5,52,000 की मंथली इनकम हो सकती है, 6 करोड़ 63 लाख रुपए का है। ये कैलकुलेटर है, आप खेलते रहना, आप इस कैलकुलेटर के साथ खेलते रहना, और आपके मन में जितने भी सवाल पैदा हो रहे हैं ना, जगमोहन 6% इंटरेस्ट क्यों, 10 क्यों नहीं, 10 क्यों, 15 क्यों नहीं, 15 क्यों, 3 क्यों नहीं, इन्फ्लेशन हो गया नहीं हो गया, 10,000 क्यों, 20,000 क्यों? अरे सर, कैश फ्लो के सूत्र को पकड़ो। अभी कुछ नहीं हो रहा था, अभी कुछ नहीं हो रहा था, अभी होना शुरू हो गया। कैश फ्लो की जड़ को हमने पकड़ा, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग को पकड़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बाद लॉ ऑफ कंपाउंडिंग को पकड़ने के बाद हमने कम से कम एक सेविंग अकाउंट खोल के उसके अंदर 60,000 रुपए रख दिए, तो बस मस्त हो जाओ, अपनी जिंदगी चलाते रहो। ये 60,000 रुपए आपको 6 करोड़, 60 करोड़ और 80 करोड़ रुपए दे जाएंगे। पूछो आपके पिताजी ने ये शुरू किया होता तो, दादाजी ने शुरू किया होता तो क्यों? अरे आप शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? अरे आपके लिए 50,000 कुछ नहीं, 10,000 कुछ नहीं, बढ़ा दो, प्लस करो, माइनस करो, जो करना है करो, लेकिन कैश फ्लो की शुरुआत तो करो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने क्या दिखाया आपको कि 3 करोड़ रुपए आपने डाले, 67 करोड़ रुपए कंपाउंडिंग ने दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितना लंबा समय निकलेगा उतना बड़ा होगा। ये कैश फ्लो का मैजिक है, ये कैश फ्लो की पावर है, ये कैश फ्लो की लाइफ है। तो आपने कहा ठीक है जगमोहन, ओके, इट मेक सेंस, इट मेक सेंस कि आप कह रहे हो कि पर्सनल लाइफ के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको हल्की सी छोटी वाली टॉफी दी है, हल्की सी छोटी वाली कैश फ्लो की झलक दिखाई है, वो तो हमारी जिंदगी में होनी ही चाहिए। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट दैट दिस टाइप ऑफ सेविंग इज इंपॉर्टेंट? If you really think that this type of saving is important, then type I in the chat box. If you really think, if you think not important, then NI type कर दो, not important। अगर आपको लगता है important है तो डालो चैट बॉक्स के अंदर I। If you really think, really 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 really, ना केवल आपकी लाइफ में बल्कि आपके दोस्तों रिश्तेदारों की लाइफ में, बल्कि आपके हर एक क्लाइंट की लाइफ के अंदर एक सिप तो चालू करवाई दिया आपने एज ए गेस्चर। ओके गॉट इट, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। So now let me see here, let me see here now क्या करना है? मैं ना आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ? मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ फ्रेमवर्क कैश फ्लो मास्टरी का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में से निकल कर आया है। ये है कैश फ्लो का फ्रेमवर्क। कैश फ्लो के फ्रेमवर्क के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है? बिजनेस मॉडल यानी कि बजटिंग बना देनी है। भाई पैसा कहां से आएगा, कहां पर जाएगा, उसका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अब उसको मॉनिटर करने के लिए उसके ऊपर क्या बना देंगे? कैश फ्लो के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैश फ्लो का मॉडल लगा देंगे, और वहां से क्या क्रिएट करेंगे? कैश रिजर्व। कैश रिजर्व निकालने के बाद अब जो बिजनेस ओनर बिजनेस को चला रहा है उसमें से पैसा निकालेगा भी तो सही। डायरेक्टर सैलरी ले लो, रेंट ऑन प्रॉपर्टी गिवन टू कंपनी फॉर बिजनेस ले लो, आप इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन ले लो, तो उसको 6 जार सिस्टम में चला देंगे। तो जो कैश फ्लो का फ्रेमवर्क निकल के आता है ना, वो है बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, कैश रिजर्व और 6 जार सिस्टम। आप कह रहे हो नहीं समझ आया, मैंने कहा मैंने बताया ही नहीं अभी इसलिए समझ नहीं आया। ये लो बजट, इस अब समझ जाओगे आप, एकदम अच्छे समझ जाओगे। देखो बिजनेस का कैश फ्लो बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ उसके बेसिक इंग्रेडिएंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे पहला उसका इंग्रेडिएंट है कि जो बिजनेस चल रहा है वो बेच क्या रहा है।
मान लो पहली दूसरी तीसरी आइटम बेच रहे हैं, पहली आइटम जो है वो है जी 10,000 रुपए की, वो कोस्ट करती है 8,500 रुपए की, जीपी रेशो कितनी हो गई 15% की। अब कोस्ट कैसे कर रही है, 77% का मटेरियल है, 2% का जॉब वर्क है, 2% की फ्रेट है, डायरेक्ट कोस्ट हो गई ना, ट्रू वेरिएबल कोस्ट याद करो। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन याद आया आपको, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपने 10,000 की चीज के अंदर जो ट्रूली वेरिएबल कोस्ट है, वीसी जो है वो 8500 रुपए की है, तो जीपी 1500 हो गया, यानी कि 15% हो गया। टीवीसी कितनी थी 85%, दूसरे के अंदर 20% की जीपी, तीसरे में -2% की। तो ये बनाने की जरूरत ही क्या है, अगर ये आइटम बना रहे हैं तो हमें 60 रुपए का नुकसान हो रहा है, ना बनाओ तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया 3300 रुपए हो गया, बनाओ आपका 3300 रुपए से कम होकर 3240 रुपए हो गया। अच्छा, अब आप ये वाली आइटम जो बना रहे हो 15% दे रही है, 20% दे रही है, तो ये आइटम ज्यादा बनाओ ना। अगर ये ज्यादा बनाएंगे तो आ गया जीपी 20% का, आप ये तो बना ही नहीं रहे हो और ये बना रहे हो, और वहां पर आ रहा है 11% का, क्योंकि माइनस में दे रहा था आपको चीजें, कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो पॉइंट यहाँ पर नॉट ओनली ये है कि हम हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मेरी एवरेज जीपी क्या है, आपको समझ में आ गया कि जगमोहन ठीक है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो धंधा कर रहे हैं उसके अंदर मार्जिन है कितना। मार्जिन निकाल लिया आपने, जितना बढ़िया मार्जिन होना चाहिए। अच्छा, फिर आपने देखा कि अब ये पैसा जाना कहां पर है, लिख लो, पहले से ही लिख लो कि पूरे साल की प्रोजेक्शन बना दी मुझे, अप्रैल से लेके मार्च तक 69,82,500 रुपीज का कैश आउटफ्लो करना है, जो कि जाएगा वेजेस में, इलेक्ट्रिसिटी में, सैलरी में, एडमिन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंक चार्जेस और फाइनेंस चार्जेस। यहां पर मेरा कैश आउटफ्लो जाने वाला है। ये डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, ये एडवैक हो जाएगा। ठीक है जी, आपने कहा ये भी समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किस मार्जिन पे काम कर रहा हूं और मेरा खर्चा कितना है, वो डिसाइड करेगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि अगर मैं 10,000 रुपए का मोबाइल बेचूं, 8,000 रुपए का मोबाइल मुझे कोस्ट करता है, तो मुझे 2,000 रुपए बचते हैं, यानी कि 20%। जिस दुकान से मैं बेच रहा हूं 4,000 रुपए तो गफार मार्केट का किराया है, तो 2,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो, यानी कि 20,000, कम से कम 20,000 रुपए के मोबाइल तो बेचने पड़ेंगे, यानी कि 2 मोबाइल बेचती है 20,000 रुपए के, उसकी कॉस्टिंग कितनी आई मेरे को 16,000 रुपए की। चलो जी 16,000 रुपए की आ गई, तो प्रॉफिट होगा 4,000 रुपए का, कॉस्ट भी 4,000, प्रॉफिट 0, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 का है। ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज्यादा हम सेल करेंगे उतने चांसेस हैं प्रॉफिट ज्यादा होने के। चलो 3 मोबाइल बेच देते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है 24,000 रुपए की, तो यानी कि आपको 6,000 रुपए का मार्जिन आया, 4,000 रुपए खर्चे में निकाल दिए, 2,000 रुपए बच गए। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे लॉस होगा। आप कह रहे हो मुझे मालूम है जगमोहन, तो वही तो बता रहा हूं, आपको मालूम है तो उसका फार्मूला ही तो दिखा रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। तो अब आपको धंधे में क्या करना है, कम से कम 4,74,00,000 की सेल तो करनी है। अब क्या हो गया, 4,74 की सेल करोगे, अगर एक्चुअल सेल कम कर दी, एक्चुअल सेल मेरी हुई 4 करोड़ की, करनी 4,74 की, तो लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया। नहीं नहीं नहीं, उतनी सेल करेंगे जितनी करनी है, लो जी उतनी कर दी, सेल करनी थी 4,74 की, कर दी 4,74 की, प्रॉफिट कितना है 0। ओके, तो थोड़ी सी सेल बढ़ा देते हैं, सेल बढ़ाई, अब सेल बढ़ाओगे तो प्रॉफिट आ गया 2,54 का, थोड़ी सेल और बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट बढ़ गया। आपने कहा 300 लोग मेरे पास इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, 35% मेरे कस्टमर बन जाते हैं, 40% कर दो ना, प्रॉफिट बढ़ गया। एक कस्टमर मेरे से 10,000 रुपए का माल लेके जाता है, बर्गर के साथ में दे दो उसको फ्रेंच फ्राइज, 12,000 रुपए कम से कम एक सामान बेचो, प्रॉफिट बढ़ गया 40 लाख रुपए। कस्टमर रिपीट क्यों नहीं सेल ले रहा हमारे पास से, अगर कस्टमर 2 बार आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ गया। पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि बिजनेस तो नंबर का ही गेम है और वहां पर कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना कैश फ्लो की साइंस को समझ लिया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि 10,58,591 रुपए का अगर सचिन ने प्रॉफिट कमा लिया, सचिन ने प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या उसके बैंक में भी उतने पैसे होंगे क्या? अभी देखना, कस्टमर पेमेंट करते हैं 60 दिनों में, 45 दिनों का स्टॉक पड़ा हुआ है और 15 दिनों में क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। 1,10,00,000 रुपए का कर्जा चढ़ गया मुकेश सचिन के ऊपर, चढ़ गया 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन बैंकों का बैलेंस कितना है
1,10,00,000 रुपए। ये पैसे कहाँ हैं? ये पैसे ना डेटर्स के पास पड़े हुए हैं जो 60 दिनों में देते हैं। ये पैसे ना इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, 45 दिनों में देते हैं। ये क्रेडिटर्स पे पड़े हुए हैं। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता था? हमें क्या करना था? नेट प्रॉफिट प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हमने खाली उस शीट के अंदर इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ही करना है कि थोड़ा उसको जूम करके देखना है, ये डबल जूम करके देखना है, ये 10x जूम करके देखना है। तो मैं दिखाता हूं 10x जूम करके, आ जाओ। ये हमने जब उसको 10x जूम करके देखा तो भैया 1,10,00,000 रुपए की जरा बैलेंस शीट देखते हैं क्या बोल रही है। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कह रही है 1,10,43,000 का नेगेटिव हो गया, डेटर्स पे पास रखा हुआ है 89 लाख, स्टॉक में पड़ा है 57 लाख रुपए, लोगों को देने इतने पैसे। ये पैसे कहां से आएंगे? चलो बैंक की ओडियां सीसियां नहीं तो फिर पकड़ो 50 लाख रुपए का लोन, ये लो जी 50 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो भी 60 लाख की दिक्कत है। चलो 50 लाख का अनसिक्योर्ड लोन उठाओ, फिर भी बात नहीं बनी। फिर गए डैडी के पास, डैडी बिजनेस तो शुरू कर दिया, बिजनेस में प्रॉफिट है, धनाधन काम कर रहा हूं, मार्केट में नाम ही नाम है, चमक ही चमक है। आप किसी भी सीए से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, मेरा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 लाख का प्रॉफिट है पापा, 10 लाख का प्रॉफिट है, ये देखो 10 लाख का प्रॉफिट छाप दिया मैंने। बेटा 10 लाख का प्रॉफिट तो छाप दिया, लेकिन ये तेरी लोन ही लोन, लोन ही लोन, क्या चक्कर है, ये क्या कर रखा है? और उल्टा मेरे से पैसे मांगने आ गया है। चलो तू मांग रहा है बेटा, तो 11 लाख रुपए ले ले मेरे से, ये लो 11, 1 2 3 4 5 पकड़ा 11 लाख रुपए। अब हमारे अकाउंट में पैसे कितने हैं? 56,000 रुपए, प्रॉफिट 10 लाख रुपए का है। बैलेंस शीट की क्या हालत कर दी है? बैलेंस शीट के अंदर सिक्योर्ड लोन बैंकों से, बैंक बड़ी खुशी खुशी से आ रहे हैं, बैंक कह रहे हैं कि सर आप ना अपनी बैलेंस शीट में थोड़े से डेटर बढ़ा दो, इन्वेंटरी बढ़ा दो, ताकि आपकी डीपी बन जाए। डीपी ड्राइंग पावर, डेविल्स पावर है वो, डेविल्स पावर, डेविल्स पावर। डेविल का पावर मतलब क्या है? राक्षस की शक्ति। दैट मीन टू से कि मेरे इन्वेंटर बढ़ाई जा रहे हो, मेरे डेटर बढ़ाई जा रहे हो, और मेरी किताबों में बैंक अपनी जगह ढूंढ रहा है। 50 लाख का लोन दे दिया, अरे बैंकों के लोन के चक्कर में तो मेरी ओडियां सीसियां टर्म लोन खड़े हुए हैं 1,10,00,000 रुपए के। क्या चक्कर है? हमें कैश फ्लो की मास्टरी करनी है, हमें खाली ये नहीं देखना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हमने कंट्रोल पैनल बना के उसकी जड़ में देखना है। क्यों भाई? ये 45 दिन का स्टॉक क्यों रखा हुआ है? फास्ट मूविंग के अंदर डील करो ना, पुरानी पुरानी साड़ियां रखी हैं, उसके रिवाज खत्म हो गए। तो यहाँ पर स्टॉक हमने मेंटेन करना है 15 दिन का, और कस्टमर के साथ में जो नए कस्टमर बनेंगे 30 डेज का हमने रखना है पेमेंट टर्म का हिसाब किताब, और हम 30 डेज के अंदर ही करेंगे। अब थोड़ा सा हम करते हैं बातचीत उससे, किया कि भैया देखो ऐसा है, चीज हमारी बढ़िया है। हाँ जी, तो क्रेडिटर्स के साथ हमारा 45 दिन का टर्म हो गया। क्या हो गया? 10,97,000 रुपए का बैंकों का बैलेंस बन गया है। 10 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख रुपए बैंकों में। बैलेंस शीट देखो जरा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस चमक रही है बैलेंस शीट। ये देखो पॉजिटिव 10 लाख रुपए। क्या कोई लोन लिया? नहीं लिया। बैलेंस शीट में लिया? नहीं लिया। इसका मतलब है कि जो कैश फ्लो का जो असली मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट कैसे कर रहा हूं। भैया मेरा जीपी मार्जिन क्या है और खर्चे क्या है? कर दो खर्चे कम, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पेमेंट टर्म को सेट कर दो, आपका पैसे ही पैसे आ जाने बैंकों के अंदर। ये लाके देने हैं ना हमें पैसे बिजनेस के अंदर कंसल्ट करते हुए। वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो इज द लाइफ ब्लड, लाइफ ब्लड। उसकी वजह से क्या हो गया? ये लोग अपनी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट तो बनी जाएगी, प्रॉफिट आ गया 10 लाख रुपए का, बनी गई है। उसके अंदर कैश फ्लो कितना आ गया? आ गया 10 लाख रुपए कैश फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करो छेड़खानी पेमेंट टर्म्स के साथ में, नहीं जी पैसे ही नहीं आ रहे जी, पैसे ही नहीं आ रहे। 90 दिनों में पैसे आ रहे हैं, 60 दिनों का उधारी पड़ी है, 1,36,00,000 का होगा। देखो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट की धज्जियां उड़ गई। 1,36,00,000 रुपए का कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव हो जाए, यहां से उठा के हमें ऊपर लायबिलिटी में डालना पड़ेगा अमाउंट। प्रॉफिट उतने का उतना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या पोजीशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेचारा शरीफ बैठा हुआ है, कहता मैं तो प्रॉफिटेबल हूं, मेरे को क्यों देख रहे हो? अरे भैया मैं प्रॉफिटेबल हूं, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन पेमेंट टर्म्स की वजह से, कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट की वजह से 1,36,00,000 रुपए का लोन चढ़ गया है। अभी तो मैंने ब्याज का खर्चा डाला ही नहीं।
हमने एक बढ़िया सिस्टम मेंटेन करना है, किस चीज का, कैश फ्लो मैनेजमेंट का। दैट मीन टू से कि अब मुझे बताओ, अब बता दो मुझे, क्या बिजनेस मॉडल यानी कि बजटरी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है क्या? इफ यू रियली थिंक इट इज इंपॉर्टेंट देन टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अब आने दो आई इन द चैट बॉक्स। अब आने दो। यस, that is something, that is something which is very internally connected with the cash flow of the business. Yes, अब क्या करेंगे, अब आपने कैश फ्लो बना दिया, तो अब आप ना कैश फ्लो के मॉडल के फ्रेमवर्क को देख लो। फ्रेमवर्क क्या कहता है कैश फ्लो का? कैश फ्लो का फ्रेमवर्क कहता है कि अब जो पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसको ना ढंग से मॉनिटर करो कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां पर रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक कैश फ्लो मॉडल बनेगा, उसके एक दिन को आप समझ लो। मान लीजिए कैश फ्लो मॉडल मैंने आपके सामने खोल लिया और 1 अप्रैल में आपसे डिस्कस करता हूं। आज 1 अप्रैल है, तो मेरे पास 100 रुपए हैं, कस्टमर ने 1 लाख रुपए दे दिए। अच्छा, मैंने अगर और कैपिटल डाली तो डाल दो, कहीं से कोई बैंकों का इंटरेस्ट आया तो डाल दो, नहीं तो मेरे पास 1 लाख रुपए का इनफ्लो आया है। अच्छा, 10,000 रुपए, अच्छा अगर जीएसटी के लिए पैसे अलग से करने हैं ना, पहले ही कर दो, वरना 21 तारीख को पैसे ही नहीं होते। अब जितनी कलेक्शन आई है उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आपने ट्रांसफर कर दिया कैश रिजर्व के अंदर, कर दिया। अच्छा, अब एक्चुअली उसको रिजर्व में ट्रांसफर करना है आपने, कर दो। जो बाकी बैलेंस बचा उसमें से पहले इसेंशियल दे दो। इसेंशियल यानी कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे दो यानी कि जीएसटी, टीडीएस, एडवांस टैक्स, फिर आप प्रायोरिटी दे दो यानी कि एलसी की पेमेंट निकाल दो। उसके बाद जो बचेगा 80,100 में से उसको पे कर दो यानी कि अकाउंट पेबल को। सबसे पुराना बिल सबसे पहले पे होगा, जो बचा वो बन गया क्लोजिंग बैलेंस, वो कल का ओपनिंग बैलेंस। अब कल का क्लोजिंग बैलेंस, परसों का ओपनिंग बैलेंस, परसों का क्लोजिंग बैलेंस, चौथ का ओपनिंग बैलेंस, चलने दो। जो गाड़ी 1 अप्रैल को चली, अब आपने पहले से ही प्लान कर लेना है कि कहां कहां से कलेक्शन आने वाली है और कहां कहां पर कब कब मुझे पे करना है। सामने से कलेक्शन नहीं आई तो पेबल से पहले ही बात करके चले, जो आपके पास है ना वही बांट सकते हो। हमारे साथ क्या हो रहा है, कमिटमेंट पहले कर देते हैं और फिर दे प्रेशर पे प्रेशर, दे प्रेशर पे प्रेशर। तो कैश फ्लो का मॉडल हमने डायरेक्ट मेथड, मुझे बताओ क्या ये डायरेक्ट मेथड नहीं है? क्या ये डायरेक्ट मेथड नहीं है? इसका मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के कैश फ्लो मॉडल के अंदर हमने समझ लिया कि ES3 बोल रहा है इनडायरेक्ट मेथड। उसके अंदर मेरा ध्यान गया, जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि सर इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को समझ लो क्या चल रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझ लो, लोन ले लेके ब्याज वहां पे चल रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऑपरेशन से पैसे आ ही नहीं रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बैंक के ओवरड्राफ्ट को प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल कर लिया। हो गया ना क्राइम? बैंक के ओवरड्राफ्ट को प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर लिया, तो बिजनेस के अंदर कैश का बन गया बैंड। तो हमें इन डायरेक्ट मेथड क्या कह रहा है, पेमेंट टर्म के ऊपर ध्यान दो, और डायरेक्ट मेथड क्या कह रहा है, कैश फ्लो मॉडल की तरह मॉनिटर करो। तो कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आप समझ गए कि जगमोहन तुमने तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही चूज के डाल दिया इसके अंदर। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, पीएचडी करूंगा ना, आरएमडी करूंगा, अंदर तक जाऊंगा, एक एक डीपर एनालिसिस करूंगा। यही तो हमारे प्यारे प्रोफेशन ने सिखाया है। करो तो जोरदार तरीके से करो, दमदार तरीके से करो, करो तो उसका रिजल्ट निकले। क्या खाली डाटा जमा घटा करनी है क्या? क्या सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के पीछे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पीछे कैश फ्लो की बैलेंस शीट छाप देनी है क्या कि कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? नहीं, ये इतना पावरफुल टूल है ना, जो किसी कंपनी को खड़ा भी कर सकता है और मार भी सकता है। सचिन की कहानी मैंने इसीलिए आपको समझाई। तो हमारा फर्ज बनता है कि कैश फ्लो को एकदम अमेजिंग तरीके से ना केवल कैलकुलेट करें बल्कि छाप दें। उसमें से क्या क्रिएट करेंगे, कैश रिजर्व। और जो पैसा बचेगा, कैश रिजर्व आप कह रहे हो थोड़ा बता दो कैसे क्रिएट करें। भाई जितनी कलेक्शन आ रही है उसका एक परसेंटेज एक सेपरेट बैंक में डाल दो। भाई कैसे, कितना परसेंटेज करें? मान लो आपके धंधे में 5% का मार्जिन है, आपके बिजनेस ओनर के धंधे में, उसमें से 2.5% रख लो, 2.5% कैश रिजर्व में डाल दो। भाई अलग से जोड़ना चाहिए ना, हमारी माँ भी तो ऐसा ही करती थी। पिताजी की कमाई आती थी, थोड़े से पैसे चल चावल के डब्बे में, थोड़े से पैसे चल आटे के डब्बे में, थोड़े से पैसे चल गद्दे के नीचे, वो उनका कैश रिजर्व था।
और उसके बचे हुए पैसों से ही धंधे को, बिजनेस को, फैमिली को मैनेज करती थी। माँ के पास लिमिटेड मनी होते हुए भी, सुन लो मेरी बात, माँ के पास लिमिटेड मनी होते हुए भी पिताजी की कमाइयां इतनी नहीं थी, बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया कि नहीं बना दिया? तो मनी का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पैसे होंगे तब सब कुछ होगा। मनी का मतलब ही है मैनेजमेंट, तभी तो इसका नाम है कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो हमने कैश के फ्लो को मैनेज करना है। तो धंधे में जितना, बिजनेस में आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, उसको क्या, कब, किस तरीके से लिफाफे बना बना के, लिफाफे, अच्छा ये पैसे जो है ना वो बेटी की शादी के लिए है, अच्छा ये जो पेटी है ना मैंने दाज की बना रखी है, अच्छा ये पेटी जो मैंने लगा रखी है, जब लड़कियां घर पे आती हैं उनको कुछ देकर ही तोड़ना होता है, अच्छा ये मैंने बना रखी है, बुआ के लड़के भी तो जवान हो गए हैं और जब उनकी शादियां होंगी तो कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा, वरी बुरी लेके जानी पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो माँ से सीखो ना, माँ से सीखो ना, माँ से, कि कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या होती है। सबसे बड़ा अगर गुरु है, नतमस्तक हूं मैं माँ के चरणों के अंदर, जो कि सबसे बड़ी कैश फ्लो की मास्टर है। अगर माँ की नॉलेज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के साथ में ये क्लब कर दिया जाए और उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लीगल कंप्लायंस और फाइनेंस की नॉलेज को लगा दिया जाए, तो मुझे बताओ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, पूरी की पूरी इकोनॉमी की। तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये कैश फ्लो? परसेंटेज समझ आ गई? आप कह रहे हो कोई सिंपल तरीका बताओ जुगमोहन, सिंपल है ना? बैंक में 4 अकाउंट खोल दो, एक का नाम रख दो इनफ्लो, दूसरे का रख दो पेबल, तीसरे का रख दो एक्सपेंस, चौथे का रख दो कैश रिजर्व। जो पैसा आएगा ओडीसीसी अकाउंट के इनफ्लो में जाएगा। जब भी वेंडर को पेमेंट करनी है, जितनी करनी है, सुबह आरटीजीएस ट्रांसफर किया, खड़क ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। खर्चों की पेमेंट जितनी करनी है, महीने में 2 बार निकालो पैसे एक्सपेंस अकाउंट के थ्रू, और बाकी पैसा कहां जाएगा? कैश रिजर्व अकाउंट के अंदर। अगर आप कह रहे हो कि कैश रिजर्व को इस्तेमाल कहां पे करें, भाई बिजनेस एक्सपेंशन में करो ना, ऑपरेटिंग खर्चों में क्यों करते हो? ऑपरेटिंग के खर्चे तो आपने ये देखो पेबल अकाउंट से कर दिए ना, ये पेबल अकाउंट से कर दिए, और आपने खर्चे यहां से पूरे कर दिए। जब पेबल से खर्चे पूरे कर दिए तो पेबल और एक्सपेंस जो है वो क्या है? पेबल और एक्सपेंस जो है वो आपका ऑपरेटिंग खर्चा है। तो आपको कैश रिजर्व सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन में इस्तेमाल करना है, ऑपरेटिंग के लिए नहीं। एसेट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करना है, चाहे कंपनी में बनाओ चाहे पर्सनल के अंदर। कहां रखें? कैश रिजर्व को ट्रांसफर करो, अपनी सीसी अकाउंट कम कराओ, सीसी अकाउंट की यूटिलाइज लिमिट कम कराओ, लोन की रीपेमेंट करो, डेप्ट फ्री बिजनेस रन करना है हमने। उसके बाद पैसे जनरेट होने शुरू हो गए हैं, जैसे कि आपके कैश रिच बिजनेसेस के अंदर पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। आप पैसे देने वाले बनो ना, लेने वाले क्यों बनते हो? फॉर एग्जाम्पल लार्सन एंड टुब्रो दे रहा है पैसे, प्रॉफिट कमा के, हाँ जी, आ जाओ, लिक्विड फंड में रख लो, एफडी में रख लो, म्यूचुअल फंड में रखो, शेयर में रखो, सिप में रखो, एसेट क्रिएट करो, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, बिजनेस में से पैसा निकालो, चाहे डायरेक्टर सैलरी लेके, रेंट लेके, इंटरेस्ट ऑन लोन लेके, बाय बैक और शेयर भी तो कर सकते हैं। 20% का टैक्स लगता है सिर्फ, और 25% ऑफ दी फ्री रिजर्व निकाल सकते हैं हम। निकालो, कंसल्टेंसी के रूप में ले लो, ग्रुप कंपनी आपकी है, एलएलपी को होल्डिंग कंपनी में रखो, तो कैश रिजर्व को निकालने में कौन सी दिक्कत है? इसका मतलब अब आप समझ पा रहे हो कि कैश फ्लो का फ्रेमवर्क एप्लीकेबल कर रहे हो। अपने घर का कुआं खुद खोदना पड़ेगा। कैश फ्लो का मतलब है अपने घर का कुआं खुद खोल लो, थोड़ी मेहनत लगा ली, बना ली, जब पानी निकालना है निकाल लो। कोई सवाल आ रहा है दिमाग में तो पूछ लो। टाइम मेरे पास 4 से 5 का था, 4:55 हो चुके हैं। 5 मिनट का नेट प्रॉफिट, 5% नेट प्रॉफिट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, आई एम रेडी टू आंसर एनी एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। If you have any question, you can ask in the chat box or you can raise your hand. I will add in the chat box. Or thank you. Thank you very much for your patience listening on this interesting topic of cash flow, जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है और मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है अराउंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो। आपका क्वेश्चन आया राजीव जी, कैन यू शेयर एक्सेल शीट? पक्का जी पक्का, ये सब आपकी है, ये तो इंस्टीट्यूट की देन है, उन्होंने सिखाया, हम मैंने एक्सेल खोला, 2-4 उंगलियां चलाई, शीट बन गई, डन हो गया, सब आपकी है। मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा और सर सभी को सर्कुलेट कर देंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये मुझे पता लग चुका है। यस डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दीज शीट।
और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, और अदरवाइज आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द डायस टू respected Sandeep ji. If you have any question, please ask. Thank you. Thank you, Jagmohan sir. Thank you. Very nice session. Thank you, sir. Thank you. Welcome, Durga sir. Welcome. थैंक यू जगमोहन जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। यार तुम्हारा तो स्टाइल बड़ा शानदार है भाई। Thank you, sir. Thank you. तो लास्ट में बस लास्ट में 5-7 मिनट देखा है और नाइस। Thank you, मैंने sir. आप ही आपको कांटेक्ट करके अच्छा ही किया। सर आपका आशीर्वाद शुरू से बना हुआ है, तो हम बहुत धन्यवाद। जो हमारे प्रोफेशन में क्रीम है वो सामने आनी चाहिए। नाइस, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो जगमोहन जी, आपका होगा बहुत बढ़िया, वंडरफुल। मैं ये कह सकता हूँ, जो 5 मिनट में ऐसा होता है ना कि चावल पके हैं कि नहीं 2 दाने देख के पता लग जाता है। तो सर आप तो हमारे लिए हमेशा रोल मॉडल है। आप तो एकदम एक के अंदर सारी चीजें बोली हैं, मतलब किसी का माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ होगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था सर कि फाइनेंशियल टॉपिक है, लग रहा है मोटिवेशनल। आई मीन इतना एनर्जी के साथ शेयर कर रहे थे। जगमोहन आप अपने उधर साइड में बोल लेते हो, थोड़ा सा करो इसको, अपने को फैलाओ। अच्छा है, ये दिल्ली से ये कंसेप्ट लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जरूरी कंसेप्ट है आज की डेट में। हाँ, Sure, sir. Sure. Thank you for your encouragement, and I will put everything of my life on spreading this. Thank you. मैं कहीं गया था कुछ फैमिली फंक्शन में, तो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया 4 बजे। हाँ। तो आई एम लकी कि मैंने चलो 5 मिनट तो सुना जगमोहन। Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। संदीप आगे प्रोसीड करो। राणा प्रताप जी, ये हमारे महाराणा है आज के। जी जी, थैंक यू सो मच जगमोहन जी। थैंक्स अ लॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट और वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छा रहा। एंड बट आई एम थिंकिंग अबाउट इन माय माइंड कि हम नेक्स्ट टाइम जब प्लान करें तो आपको 2 घंटे का टाइम दें। आई थिंक हमें 2 घंटा पूरा आप मतलब एक्चुअल कैश फ्लो है एंड हाउ we can improve and how we can utilize in personal or professional life, right? Sure, sir. Sure. So I think that will be a great मतलब हमारे लिए हेल्प होगी। और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू, मतलब हम थोड़ा आपको परेशान करने वाले हैं आगे। हमेशा सर आप ही का आशीर्वाद है। हम तो इट वाज अ वेरी नाइस एंड वंडरफुल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाउ वी हैव वेरी यंग एनर्जेटिक राणा जी। तो राणा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल। चाहूंगा कि आप राणा जी थोड़ा सा स्टार्ट करने के पहले थोड़ी अपनी बातें, कुछ अपने बारे में कुछ बताएं, और फिर इसके बाद आप डेलिब्रेशन स्टार्ट करें। बट डेलिब्रेशन स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे फाउंडर कन्वीनर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी को, थोड़ा कुछ अभी आए हैं सर, तो एक बार सर से थोड़े कुछ शब्द कहें, कुछ प्रोग्राम के बारे में कहें, है ना, थोड़ा तो एक अनुभव शेयर करें तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा लगेगा। श्योर संदीप, थैंक यू वेरी मच। आज का ये 3rd डे का प्रोग्राम हमने कुछ बस जगमोहन से बहुत दिनों बाद बात हुई। जी जी। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो न्योके जी, ये बड़ा अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं ठीक है आ जाऊंगा। क्योंकि अपना ये प्रयास रहता है कि जहाँ भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वेदर हमारे स्टडी सर्कल के मेंबर हैं या नहीं हैं, तो हम उनको एनकरेज करें, उनको बुलाएं अपने स्टडी सर्कल में, जिससे कि हमारे मेंबर्स जो हैं हमारे से जुड़े हुए हमारे स्टडी सर्कल से, वो जाने। मैं समझता हूँ जगमोहन जी को शायद हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पहली बार ही सुना होगा भाई, हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो पहले, क्योंकि इनका ज्यादा क्या कहते हैं कि जो ज्यादा विजिबिलिटी मतलब जैसे पब्लिकली होती है ना, कुछ तो स्टार स्पीकर होते हैं, तो इस तरह का नहीं था। लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा जगमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, राणा जी हमारे यहाँ पहली बार बोल रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो आप यू रिमेन, आप देखें और इनको भी कुछ हेल्प करें अगर कहीं कुछ। सर फर्स्ट टाइम बोलने जा रहा हूँ, कहीं पे कुछ होगा तो बिल्कुल माफ कर देना। ना ऐसा कुछ नहीं है राणा, ट्राई करेंगे सर। राणा प्रताप जी का मैं व्हाट्सएप वगैरह देखता रहता हूँ, इनके कुछ
मीडिया तो इंटरव्यूज के लिए थैंक यू वेरी मच सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मैंने, आपने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया। थैंक यू सर थैंक यू। जगमोहन सर आपका आशीर्वाद, मेरा सर आपका आशीर्वाद। तो मैंने राणा जी से बोला कि भाई तुम जो इनकम टैक्स का नया पोर्टल आया है, जो सर अभी तैयारी तो कुछ नहीं की मैंने, तैयारी करो आप, अभी तो बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत सारे अभी 100% चल रहा है चीज। 21 को जो मैंने उसको फिगर आउट किया है। हाँ राणा जी बोलना आप। तो 21 को मैंने पढ़ा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और काफी डेलीगेट्स के साथ में विद द इन्फोसिस पीपल दे आर डेलिब्रेटिंग के भाई उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैं समझता हूँ जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने पॉइंट्स हमारे इंस्टीट्यूट को भेजें, या इंस्टीट्यूट को भेजें तो इंस्टीट्यूट भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो अपने जो पॉइंट्स हैं और भी भेजें, तो जिससे कि हम एक स्मूथ फंक्शनिंग कर सकें इनकम टैक्स के बारे में। क्योंकि अभी ना तो टीडीएस की रिटर्न फाइल हो पा रही है डायरेक्टली, ना आईटीआर फाइल हो पा रही है, ना ही जो 1280G का जो री रजिस्ट्रेशन करवाना है वो हो पा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पे, प्रॉब्लम आ रही है। इवन डीएससी रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, री रजिस्टर करना है। तो ऐसे पॉइंट्स हैं। तो राणा प्रताप जी से मेरी मुलाकात करीब 5-6 साल पुरानी है। तो प्रैक्टिस में है। नाइस। तो राणा को मैंने बोला कि भाई आप डेलिब्रेट करो, क्योंकि सर मैं करता हूँ कोशिश, मैं करो कोशिश। तो मैं इसी संदर्भ में अपने पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने मेंबर्स हैं, या और दूसरे लोग हैं, अगर किसी का कोई इंटरेस्ट है बोलने का, तो हमारा एसटीडी सर्किल बड़े इजीली प्लेटफॉर्म देगा, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। उससे क्या होता है कि तुम्हारी हेजिटेशन खुलती है, और दूसरा जब हम बोलना शुरू करते हैं किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे, तो हमारी थोड़ी सी ना उसमें जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनका आंसर ढूंढने के लिए उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। तो 2-3 साल में दे बिकम्स गुड प्रैक्टिशनर, गुड स्पीकर। तो इसी आशा के साथ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इनका कोई भी इंटरेस्ट हो तो हमारे एसटीडी सर्किल में किसी से भी संपर्क करके आप इवन नेक्स्ट जैसे जुलाई का हम जो प्रोग्राम करेंगे, जुलाई के 2-3-4 सेमिनार जो करेंगे, आपका कोई टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो उसके लिए, या फिर कभी इस टॉपिक पे रख लें तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये एक क्लोज मतलब जो हमारा जो सेमिनार हम करते हैं, ये दिस इज फॉर आवर ईडीएससी मेंबर्स ओनली। तो हम बाहर के लिए अलाउ मतलब उसको नहीं करते, बाद में वो देख लें, वो चीज अलग है, व्हाट्सएप पे, वो यूट्यूब पे। तो ये सब बातें हैं। तो राणा प्रताप एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं प्रोफेशन में, मैंने जैसे जितना वाच किया है इनको। तो राणा प्रताप जी आपका स्वागत। आपका डिटेल्ड बायोडाटा मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो ये बायोडाटा है कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्रोफेशनल है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। और पार्टिसिपेंट्स का मैं 4 बजे ज्वाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि किसी में थोड़ा सा एक शोक सभा थी, एक मतलब एक परिचित में, तो वहां गया था, तो कुछ कुड नॉट लीव। तो कहा कि मैं लकी हूं कि मैंने जगमोहन को 5-10 मिनट सुन लिया और अब राणा प्रताप को सुनना पड़ा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका राणा जी बहुत बहुत स्वागत। और राणा क्या, हमारे तो महाराणा प्रताप हुआ भाई। तो ओवर टू संदीप जी, तो इनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा दें और प्रोग्राम आगे चल। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मेहराज जी कि आप राणा प्रताप जी के बारे में 2 शब्द कहें और रिक्वेस्ट करें कि वो डिलिब्रेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच संदीप जी। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। एक तो इनकम फ्रॉम शेयर्स का, जो राणा प्रताप जी जिस पर डेलिब्रेशन देने वाले हैं, और जैसे सर ने बताया कि दूसरा जो इनकम टैक्स पोर्टल नया आया है उसमें बहुत सारी कमियां धीरे धीरे दूर होंगी, तो राणा प्रताप जी उसके बारे में भी बताएंगे। सर मैं आपकी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छी है। तो आई होप कि आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स पे हमें सुनने को मिलेंगी। तो अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए आई रिक्वेस्ट राणा प्रताप जी to start his deliberation. Over to you, sir. Thank you very much, sir. सर मैं 6 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जैसे मेरा नाम राणा प्रताप सबने बताया है, तो वैसे मेरा नाम है जिससे मैं भी सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। आप सब मेरे सीनियर्स हैं, आपकी ब्लेसिंग से ही मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं थोड़ी सी आपके सामने आज अपनी नॉलेज और शेयर को बांट सकूँ। तो धीरे धीरे मैंने अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया है इनकम टैक्स के अंदर। प्रैक्टिस जो है मैं इनकम टैक्स के अंदर ही अपनी बढ़ा रहा हूँ। हम 4 पार्टनर हैं PRG के एसोसिएट्स, और 5 या 6 साल से हमने स्टार्टिंग करी है अपनी प्रैक्टिस। तो बहुत सारे मित्र भाई लोग होंगे जो इस टाइम में से जुड़े होंगे, उनके साथ ही मेरी प्रैक्टिस है। तो जैसे प्रोफेसर ने बताया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप आगे थोड़ा इनिशिएशन लो,
इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। तो मैंने बोला सर ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा अपने यार दोस्तों को, अपने सीनियर को और अपने गुरुओं को थोड़ा सा इसमें अपनी नॉलेज के साथ शेयर कर सकूं। तो चाहिए राणा प्रताप जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से बोलें। ठीक है सर। कई बार जल्दी जल्दी बोलते हैं तो समझ में नहीं आती बातें, तो आप आराम से बोलें। मुझ जैसे हम लोग बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं ना, तो जल्दी समझ में नहीं आता, तो मैं आपको सुनना समझना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर चलिए, आज जो सर ने मेरे को 2 टॉपिक दिए हैं, एक इनकम फ्रॉम शेयर्स, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ शेयर्स के ऊपर, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो डेस्कटॉप पे मैं लूंगा, तो उसको 1 बाय 1 एक बारी डीपली स्टडी करते हैं। देखिए सर, टैक्सेशन ऑफ इनकम 2 तरह से होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा एक और चीज होती है जो बिजनेस इनकम के हिसाब से चलती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन 2018 जनवरी 2018 के बाद से इस पे नया टैक्सेशन आया है। उससे पहले सेक्शन 1038 के अंदर ये एग्जाम्प्ट हुआ करता था। और इसी की तरह एक दूसरा हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जिसका एसटीटी पेड होता है अंडर सेक्शन 11A सेक्शन के अंदर, उसमें 15% टैक्स पे होता है। अगर हम इसकी बात करें आगे चले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है 1 ईयर और मोर अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो जो विद इन 1 ईयर हो, उसके ऊपर 15% टैक्स आता है। सर इसके अंदर एक पॉइंट आता है आपका कि 2 तरह की जो इनकम मैंने स्टार्टिंग बताई, एक है बिजनेस इनकम और एक है कैपिटल गेन। तो आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम के अंदर गवर्नमेंट ने 2 तरह के हमारे मतलब इसके अंदर एक फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक है नॉर्मल इनकम और एक स्पेकुलेशन इनकम। स्पेकुलेशन इनकम के अंदर क्या होती है स्पेकुलेशन इनकम? स्पेकुलेशन इनकम वो है जो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनकी हम डिलीवरी नहीं लेते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो नॉन डिलीवरी के ऊपर जाता है। मतलब अगर हमारी मार्केट 9 बजे स्टार्ट होती है और जो क्लोज होती है वो 3:30 बजे होती है, इसके बीच में ड्यूरेशन में अगर आपने कोई भी डिलीवरी स्टॉक के लिए और उसको सेम डे स्क्वायर कर देते हैं, तो वो इंट्राडे ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। उसको हम स्पेकुलेशन इनकम के अंदर भी काउंट करते हैं। अब सर नॉर्मल बिजनेस इनकम और स्पेकुलेशन इनकम क्या होती है? नॉर्मल बिजनेस वो होती है जिसको हम प्रूव कर सके कि भाई जो उसकी डिलीवरी है वो फ्रीक्वेंटली नहीं है। और नॉन स्पेकुलेशन इनकम के अंदर हम उस चीज को कंसिडर करते हैं जो नॉन डिलीवरी नहीं होती है। इसके अंदर एक पॉइंट ये होता है कि अगर आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपका स्पेकुलेशन लॉस आ रहा है तो उसको आप 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, टैक्स ट्रीटमेंट दोनों में सेम होता है। बस स्पेकुलेशन के अंदर ये है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेटली मेंटेन करने पड़ते हैं। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं स्पेकुलेशन इनकम के अंदर। उसके अंदर 4-5 ये एक्सेप्शंस हैं। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, hedging for investment, hedging for services and goods, trading in derivatives and commodities। इनको हम स्पेकुलेशन के अंदर काउंट नहीं करते, ये एक्सेप्शंस हैं। सर इसी के अंदर एक पॉइंट और आता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड आपको पता ही है, जो हमारे फंड वेंचर्स होते हैं वो 60% अबव जो उसकी वैल्यू होती है, अगर उसके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो इक्विटी ओरिएंटेड कहलाते हैं। अदरवाइज वो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहलाते हैं, जो डेट फंड कहलाते हैं। सर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में क्या है, अगर आपका पीरियड 12 महीने से ऊपर का ही है तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और अगर वो 12 महीने से नीचे है तो वो शॉर्ट टर्म में। टैक्सेबिलिटी वही है 10% और 15%। इसका ऑपोजिट डेट ओरिएंटेड फंड जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं, इसके लिए जो आपका पीरियड होता है लॉन्ग टर्म वो 36 महीने का। और उसका जो इंडेक्सेशन पॉइंट टैक्सेशन पॉइंट होता है, अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन चलते हैं तो 10% टैक्सेबिलिटी आती है, और अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो वो 20% के अंदर आ जाता है। अदरवाइज जो उसकी नॉर्मल इनकम होती है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली काउंट होती है। सर इन्हीं से रिलेटेड एक आइटम और है डिविडेंड, जो सभी का एक तरह से फेवरेट पॉइंट होता है। अगर कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो पहले तो ये एग्जाम हुआ करता था, बट आज के डेट में विड्रॉ पे सेक्शन विड्रॉ कर चुके हैं, तो ये आज के डेट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल माना जाता है। सर मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने अभी आज की डेट के अंदर एलटीसीजी
जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ क्यों करें, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अभी भी 3% लोग, जो हमारी पॉपुलेशन है 3% लोग, अब शायद वो 4 हो गए हो, 3% लोग सिर्फ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसमें से भी अगर देखा जाए तो लास्ट पैंडेमिक से लेकर और इस पैंडेमिक तक, मतलब ऑलमोस्ट 14 जो 15 महीने बीते हैं, उसके अंदर 2 करोड़ नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, जो CDCL ने अपनी रिपोर्टिंग करी है। और उसके अंदर भी जो फेवरेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, IIFL, एंजल, इस तरह के जो मतलब इन्होंने अपनी जो एप्स निकाली है, इसके थ्रू लोगों ने पैंडेमिक के अंदर बैठे हुए काफी सारे डीमैट अकाउंट खुलवाए, और आपके डेट में भी अभी भी काफी लोग उसमें लोग डील कर रहे हैं। सर कैपिटल गेन के अंदर, इसी के अंदर शेयर मार्केट के अंदर एज यू नो कि 2 तरह के रेट होते हैं, लॉन्ग टर्म पे 10% और 15%। कई लोगों के माइंड में ये है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% ही क्यों, उसमें इंडेक्सेशन क्यों नहीं मिलती है। तो सर जो 2018 के अंदर फाइनेंस एक्ट के अंदर जो हमारा बजट आया था, उसमें ये बोला गया था कि जनवरी 2018 हमारी कट ऑफ डेट है, उससे पहले का जो टैक्स है वो माफ है, उसके बाद का जो टैक्स है वो 10% टैक्स होगा, बट 1 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है तो उसको एग्जाम्पल माना गया है, उससे ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। और नॉर्मल जो आपका 15% चलता आ रहा है सालों से, 2004 से, वो अभी भी चल ही रहा है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि सर ये अनलिस्टेड शेयर ना हो, इस फैसिलिटी पेड हो, इसके इन्वेस्ट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर, वही 2004 से चलता आ रहा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टैक्स रेट डिफर फॉर short term capital gain and long term capital gain. There is a 15% tax on short term capital gain that fall under section 111A of the Income Tax Act. This includes equity, shares oriented mutual funds and units of business trust sold on after October 1st 2004 on a recognized stock exchange matter करता है इसके अंदर, and falling under the security transaction tax. तो दोनों पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि आप पे इस पर 15% फ्लैट टैक्स आता है। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से हम कंसीडर करते हैं, जैसे पहले बताया गया, आप लोगों को भी पता होगा कि सेक्शन 1038 के अंदर ये पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, बट बजट 2018-19 के अंदर ये विड्रॉ कर लिया गया, और जो भी इस पर टैक्स लगा वो 1 लाख से ऊपर जाने के ऊपर, जैसे मैंने आपको लेवल बताया इसलिए उसके ऊपर ये टैक्स इंपोज कर दिया गया। सर सेम चीज इंप्लाई होती है डेट ओरिएंटेड फंड के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, जो कि जनरली 20% विदाउट इंडेक्सेशन और 10% विद इंडेक्सेशन, 20% आफ्टर इंडेक्सेशन एंड 10% विदाउट इंडेक्सेशन उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। You can apply this formula on purchase price and calculate its 20% tax or estimate the tax 10% tax without indexation. Thereafter, you can choose the tax slab that is lower of the two. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ब्लॉक पे जाना चाहते हैं जिससे आपको टैक्स कम देना पड़ जाए। सर एक पॉइंट है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा आर्ग्यूएबल और मतलब एसएससी वर्सेस आईटीओ का होता है। जब आईटीओ आपकी इनकम फ्रॉम शेयर्स की जो लायबिलिटी होता है उसको असेस करता है, अगर आपसे कोई डिमांड करता है या असेसमेंट निकालता है, तो वो क्या चीजें चेक करता है कि क्योंकि जो आईटीओ है वो अपने रेवेन्यू के लड़ता है, वो चाहता है कि हमारे पास टैक्स ज्यादा हो, और हम एज ए इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं कि जो हमारा कम से कम टैक्स बने हम उसके ऊपर जाए। तो कई लोग होते हैं जो उसके अंदर मैंने आपको बताया नॉर्मल इनकम या स्पेकुलेशन इनकम लेके चलते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट में वो खर्चे वगैरह भी बुक करके एक जो उन्होंने एक्चुअल उसके लिए कॉस्ट इनकर करी है उसको लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसके ऊपर वो एज ए टैक्स स्लैब के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स दे। और जो आईटीओ होता है वो कहता है कि भाई 30% स्लैब के अंदर आ रहा है तो ये चीजें जा रही है, कैसे नहीं जा रही है, 15% के ऊपर क्यों जा रहा है वो, तो वो चीजें कंसिडर करने के लिए क्या क्या चीजें चेक की जाती है। उसमें सबसे पहले वो एसएससी का जो आईटीओ होता है वो इंटेंशन देखता है कि क्या जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है क्या वो इंटेंशनली उसने एज ए कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी या बिजनेस पर्पस के लिए की थी। मतलब सिंपल सा है कि वो आपकी बिजनेस नॉर्मलिटी को चेक करना चाहता है ताकि उसको टैक्स ज्यादा मिल सके। तो आपके पास ऐसे रिपोर्ट्स होने चाहिए कि आप उसको प्रूव कर सको कि ये आपने एज ए इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, यदि आप इसके ऊपर 15% टैक्स दे रहे हो रादर 30% अगर आप हायर स्लैब में हो। नॉर्मली बंदे जो इसमें होते हैं जो शेयर्स वगैरह में डील करते हो देखे जाते हो 30% की कैटेगरी में आते हैं। फिर दूसरा पॉइंट होता है ट्रांजेक्शंस। सर ट्रांजेक्शंस ओकेजनली हो रही है या फ्रीक्वेंटली हो रही है? अगर ओकेजनली हो रही है तो आप उसको इजीली प्रूव कर सकते हो कि सर जो मैंने अपनी ट्रांजेक्शन करी है उनमें कुछ पीरियड्स मतलब पीरियड्स आते हैं
कुछ टाइम गैप आता है जो कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने एज इन्वेस्टमेंट उसमें डाला हुआ है। तो सर फ्रीक्वेंट है, जैसे मैंने आपको बताया सेम डे स्क्वायर कर रहे हो और बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम्स का चल रहा है, तो एसएससी को मानता है कि आपकी बिजनेस इनकम है। सेकंड थिंग सर फंड, फंड आपका खुद का है या बोरोड है। ऑब्वियसली बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंड आपका ही होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सर दूसरा फोर्थ पॉइंट है कंपनी। अगर आप कंपनी एसएससी है तो क्या आपके एमओए और एओए के अंदर चीज स्टेटेड है, क्या आपकी कंपनी के अंदर चीज क्लियर है कि आपकी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर डील कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये चीज भी मैटर करती है। रेशियो, सर रेशियो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्या आपकी रेशियो बहुत कम आ रही है, फ्रीक्वेंटली आ रही है या ओकेजनली आ रही है। अगर सर ओकेजनली आ रही है तो आपके लिए इजी है, आप उसको प्रूव कर सकते हो कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है एज ए कैपिटल गेन के लिए करी थी। और अगर आप नहीं प्रूव कर सकते हो तो ऐसे आपके ऊपर बर्डन डालेगा, तो सर मेरे हिसाब से तो बिजनेस इनकम और आपको उस पर ज्यादा टैक्स देना चाहिए। 6 पॉइंट है सर कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर देखते हैं सर ये इंडिपेंडेंट है या रिलेटेड पार्टी है। बहुत सारे रिलेटिव्स या बहुत सारे नॉन पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, जिनके पास अंदर की बात होती है। तो वो ये भी चेक करता है कि कैसे नहीं कि उसके पास इनसाइडर न्यूज थी जिसको गेन हुआ है, चाहे जानबूझ के इनफ्लेमेबल गेन तो नहीं हुआ। तो सर वो इस चीज को भी देखा जाता है कि कैसे चाहे। अगर आपने कभी भी देखा हो किसी कंपनी के शेयर्स के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वो 15-20 दिन पहले सेबी को अलाउ करते हैं कि हमने अपनी जितनी भी कंपनीज मैनेजरियल है उन सबको ब्लॉक किया हुआ है। मतलब कोई भी एक बड़ा मैनेजरियल जो डिसीजन होने वाला होता है, या आईपीओ आने वाला है, या डेट रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, या फंड आने वाला है, इस तरह से ताकि शेयर्स के अंदर मतलब वो बढ़ने वाला है और डेफिनेटली बढ़ेगा, तो इस तरह की कोई न्यूज तो नहीं है इसके पास, वो चीजें भी हमें चेक की जाती हैं। एंट्री, सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फेक एंट्री के थ्रू काम किया जाता है, तो वो उस चीज को भी चेक करता है कि जो आपने बुक्स के अंदर एंट्री दिखाई क्या उनके रियल में ट्रांजेक्शंस हुई है, क्या बैंक के थ्रू एंट्री पास हुई है या ऐसे अपने बुक्स के अंदर पास कर दी है, तो ये चीज भी मैटर करती है। सेकंड और लास्ट पॉइंट कि सर पीरियड तो मेन है ही। अगर आप इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सर एक स्पेसिफिक पीरियड और एक गैप उसमें होना ही चाहिए, और अगर वो फ्रीक्वेंटली हो रही है तो आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता कि भाई हम उसको बोले इन्वेस्टमेंट है, फिर तो बिजनेस इनकम के अंदर जाएगी ही जाएगी। इस केस को, इन 9 पॉइंट्स को समझने के लिए आप ऐसे मैंने 3-4 केसेस दिए हैं जो आप डीप स्टडी में जाकर, अगर आप आपके केस के ऊपर चीज एप्लीकेबल होती है तो आप डीपली जाके उसको गो थ्रू जा सकते हैं, डीप स्टडी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे केसेस हैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए जो कि एसएससी के फेवर्स में है, जैसे कि वैभव जे शाह वर्सेस सीआईटी, पीवीएस राजू वर्सेस सीआईटी, सारनाथ लिखा हुआ है, सारनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सीआईटी। सर ये पॉइंट्स है जो आईटीओ मोस्टली केसेस के अंदर हमारे जैसे बंदों के ऊपर लगाता है कि मैं उसको बिजनेस इनकम क्यों ना मानूं। तो यह हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है कि हम अपने जो रिकॉर्ड्स रख रहे हैं उसको स्पेसिफिक रखें। और जो स्पेकुलेशन इनकम है उसमें तो सर बहुत लिटरली साफ साफ कहा गया कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेट मेंटेन होने चाहिए, आपकी नॉर्मल बिजनेस का कोई लिंक नहीं है। और आज के डेट में अगर आप नया जो हमारा पोर्टल आया हुआ है तो उसके ऊपर तो सर आप डीमैट अकाउंट्स में साफ पूछा हुआ है, चाहे वो एनएसडीएल के साथ अटैच हो, चाहे वो सीडीएसएल के साथ अटैच हो। अगर आप सीडीएसएल के साथ हो तो आपका सीधे डीमैट अकाउंट मांगता है, और अगर आप एनएसडीएल के साथ अटैच हो तो आपका सीधे डीपीआईडी और क्लाइंट डीपीआईडी दो चीजें मांगकर वो अटैच करता है। तो अगर आप नहीं भी शो कर रहे हो तो आज के डेट में कोई जो प्लेटफॉर्म्स मैंने बताया, पेटीएम मनी, आईआईएफएल, ग्रो, अप स्टॉक्स, ये अपने आप ही आपको सारी रिपोर्ट कर देंगे गवर्नमेंट को। और अब तो उन्होंने क्या बोलते हैं अपनी बिटकॉइन जैसी जो चीजें हैं उनको भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया आपको हमें सारी रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी किसका कितना पैसा आपके पास लगा हुआ है। और अभी आपने रिसेंटली अगर पढ़ा हो तो वजीर एक्स के ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी है, 2750 करोड़ रुपए का ईडी का कुछ नोटिस नहीं है उनके पास। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर इसी के अंदर की क्लाइंट और एसएससी के अंदर, आईटीओ और एसएससी के अंदर डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए बहुत ही मेजर सीबीडीटी ने सर्कुलर दिया हुआ है। तो सर्कुलर नंबर है 06/2016 डेटेड 29 फरवरी 2016, जिसमें साफ साफ कहा गया है एसएससी की एक चॉइस है कि वो अपनी इनकम को बिजनेस इनकम दिखाना चाहता है या कैपिटल गेन दिखाना चाहता है। तो जो भी मेथड चूज करे उसको आईटीओ आर्ग्यू नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे उसके पास कोई भी एविडेंस हो, वो उसको आर्ग्यू नहीं कर सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, इसमें लॉस क्या है, एसएससी ने जो भी मेथड चूज किया, चाहे वो बिजनेस इनकम चूज कर रहा है, चाहे वो
अपना कैपिटल गेन मेथड यूज कर रहा है, उसको फ्रीक्वेंट ईयर्स के अंदर वो चेंज नहीं कर सकता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। आपने जो एक बार ऑप्शन चूज कर लिया अपनी इनकम को टैक्स नीति दिखाने के लिए, आप उस पॉइंट को फिर पीछे नहीं हट सकते, आपको वो पॉइंट लेके चलना पड़ेगा अनलेस अनटिल आपके पास सफिशिएंट या ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाती है कि आप उसको मेथड को चेंज कर रहे हैं। सर सेम केस अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग में है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 225/12/2016। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है थोड़ी रॉन्ग हो गई है, 225/12/2016/ITA.1 डेटेड 2 मई 2016। इसके कुछ दिन के बाद ही आई थी, जिसमें साफ साफ हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर जो भी डील होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के अंदर ही काउंट की जाएगी, वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी, ताकि आपकी जो केस की यूनिफॉर्मिटी है पूरे पैन बेसिस इंडा पे सेम बनी जाए। क्योंकि होता क्या था, आईटीओ वर्सेस एसएससीज लड़ते बहुत थे कि सर जिस पॉइंट से मैं चल रहा हूँ उस पॉइंट से कैपिटल गेन बनता है, आप पता नहीं क्यों उसको वो लेके चल रहे हो, बिजनेस इनकम लेके चल रहे हो। तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता था और बहुत सारे केसेस होते थे जो हाई कोर्ट तक पहुंचते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने खुद ये दोनों सीबीडीटी के थ्रू ये दोनों नोटिफिकेशन जनरेट करवाई, ताकि अवॉइडेंस कम हो और टैक्सेबिलिटी रेवेन्यू वगैरह के ऊपर आईटीओ अपना काम कर सके। ये तो सर थोड़ा सा छोटा सा जो मैंने एक पॉइंट रहा था इनकम फ्रॉम शेयर्स टैक्सेबिलिटी के ऊपर। बेसिकली देखिए, आपको पता ही है इसके अंदर 10%, 15% और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो मैंने आपको बात करी वही है पॉइंट। जो सिर्फ टैक्सेबिलिटी और डिस्क्लोज वाला पॉइंट था वो 9 पॉइंट्स थे, इनके ऊपर हमें कंसीडर करना चाहिए। और मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आप अपना ऑप्शन चूज भी कर रहे हैं, कि हाँ मेरे को इसके अंदर बिजनेस इनकम दिखानी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दिखानी है, तो आप इस तरह के रिपोर्ट्स मेंटेन करके चलें कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चनिंग आते भी है तो आप उसको इजीली इनकम आईटीओ के सामने प्रोड्यूस कर सके। चलिए सर, हम अपने नेक्स्ट सेशन जो चेंजेस आए हैं हमारे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर चलते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको एक शेप देने की कोशिश करी है, आई होप कि आपको थोड़ा सा इसको हेल्प मिलेगी। तो इसमें मोटा मोटा पढ़ते हैं, क्योंकि साइट अभी थोड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए, मुझे मतलब उसमें से थोड़ा सा कुछ वर्कआउट मिल नहीं पाया। मेरे यार दोस्त भी यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा, तो वो बफरिंग ही चल रही है, बट फिर भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो मोटा मोटा प्राइमा फेसी हम डिस्कस कर सकते हैं कि बेसिकली जो नई इनकम टैक्स पोर्टल साइट आई है वो है क्या, ऐसा मोटा मोटा है क्या। आइए सर आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, जैसे उन्होंने इसका एक छोटा सा 4 मिनट का वीडियो बना के भेजा था, उसके अंदर से उन्होंने जो 8-9 पॉइंट्स में बताए थे, मैं उसी को यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मल्टीपल मेथड टू पे टैक्सेस। सर कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड का एड ऑन और एक यूपीआई प्लेटफॉर्म उन्होंने और जोड़ दिया इसके अंदर, मतलब सबके लिए जनरल कर दिया गया। पहले उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बांधा हुआ था, बट अब उन्होंने रियल टाइम आरटीजीएस, एनएफटी और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को भी उसमें जोड़ दिया। हाँ, क्रेडिट कार्ड हमारा एमसी पटेल पे पहले भी एक्सेप्ट होता था, इनकम टैक्स में नहीं होता, बट यहाँ पे हो गया है। फिलहाल अभी वो शो नहीं कर रहे, बट उनके हिसाब से हो जाएगा, धीरे धीरे इन प्रोसेस है। उन्होंने कहा था कि जो एडवांस टैक्स की पहली डेट है 15 जून, उसके बाद इसमें हम चेंजेस लेके आएंगे। 18 जून का हुआ, 17 जून है, देखते हैं अभी क्या वो ऑप्शन आता है कि नहीं आता। इनहांस हेल्प सेक्शन विद यूजर मैनुअल। सर इनहांस हेल्प सेक्शन के अंदर ये है कि जैसे आप अपने रिटर्न भर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम आपको मैनुअल्स देंगे, मतलब आप एक सिंपल आईटीआर 1 आपको भरनी है तो उसमें आपका प्रीव्यू लोडेड डाटा आ रहा होगा, तो उसमें आपको मैनुअल देगा कि भैया आपको किस तरह से अपनी एंटर फिल करनी है ताकि आपकी करेक्शन ना हो। और आपको फिर भी अगर मैनुअल समझ में नहीं आ रहा तो आपको वीडियोस देंगे कि आपको कैसे जाके आपकी चीजें अपनी ओके करनी है और एक्सेप्ट करनी है और रिटर्न फाइल करनी है। रोल बेस्ड यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड। सर टीआरपी के लिए पोर्टल दिया गया है, सीए के लिए पोर्टल दिया गया है, टैक्स कलेक्टर के लिए पोर्टल दिया गया है, हम कंपनीज के लिए और इंडिविजुअल एसएससी के लिए इन्होंने अलग से सेपरेटली दे दिया, जो पहले भी था। ऐसा कुछ इसमें बिग नहीं किया इन्होंने। प्रोफाइल सेक्शन, सर प्रोफाइल सेक्शन ये इन्होंने अच्छा किया, इसमें आधार, ओटीपी और पैन आप दोनों से अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और दी है सर, अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड बहुत ही वीक है तो उन्होंने एक स्टैटिक पासवर्ड जो हम इसमें आगे आप पढ़ेंगे प्रोवाइड किया है, आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। चैट बॉक्स, सेम आंसर सर,
अगर आप अपने कहीं पे कंफ्यूजन हो रहे तो आपके बगल में चैटबॉट चल रहा होगा, जैसे बैंकिंग वगैरह होता है, आपने देखा होगा। आप कोई भी क्वेरी आती है आप उनको पूछिए, वो आपको सोल्यूशन देते हैं, ऑप्शन देते हैं, आप कहाँ पे फंसे हुए हैं तो आपको सोल्यूशन देता है कि माइट भी ये प्रॉब्लम है और आप इसको ऐसे करिए तो सही हो जाएगी। फिर उन्होंने ऐसा कहा कि मोबाइल ऐप भी देंगे आपको इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, आप अपना टैक्स स्टेटस, अपना एडवांस टैक्स, अपना रिटर्न प्रोसेस, अपना रिफंड इशू, अपना आधार लिंक, अपना ई वेरीफाई, अपना जुरिडिक्शन, सब कुछ पर इजीली चेक कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। मतलब बहुत कन्वीनियंट उन्होंने बोला कि ये चीज इस पे एप्लीकेबल होगी। सेकंड पॉइंट है सर 7 पॉइंट्स विजार्ड। विजार्ड मींस सर आवाज, विजार्ड का मतलब जादूगर, मतलब आपको एक असिस्टेंस दी जाएगी आईटीआर फाइल करने के लिए कि अगर आप कोई चीज करेक्ट कर रहे हैं तो वहां से आपको आवाज से मतलब एक करेक्शन है कि आप डूइंग रॉन्ग और डूइंग यस टाइप का कुछ उन्होंने फीचर दिया है इस बारी। सिक्योर एंड मल्टीपल ऑप्शन फॉर लॉगिन। सर अगर आपके पास एचडीएफसी की बैंकिंग हो तो उसमें आपने देखा होगा कि सर वो ना इमेज देते हैं कैप्चा, चाहे आप उसको कार को लो या कोई बर्ड चूज कर लिया आपने, कोई चॉकलेट की फिगर चूज कर ली। सिक्योर एंड मल्टीपल ऑप्शन फॉर लॉगिन का मतलब ये होता है कि सर अगर आप किसी स्ट्रेंज जगह पे या किसी स्ट्रेंज लैपटॉप पे या पीसी के ऊपर अपना लॉगिन कर रहे हैं तो अगर वो जो पिक्चर है, जो कैप्चा अगर आपको शो करेगा तो उसका मतलब कि आप रिलायबल सोर्स के ऊपर अपनी लॉगिन आईडी चला रहे हैं। अगर वो नहीं आ रही है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो हैक है आपकी आईडी या वो प्लेटफॉर्म, तो आप उससे एक अलर्ट पा सकते हैं। इसलिए सिक्योर एंड मल्टीपल ऑप्शन फॉर लॉगिन उन्होंने बताया है। फिर सर सबसे बेस्ट उन्होंने जो पार्ट दिया जो मुझे पसंद आया है, लोगों को पसंद आएगा, रीजनल लैंग्वेज है सर। मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज के हिसाब से इन्होंने पोर्टल दे दिया है। मतलब आज के डेट में जिस बंदे को हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगला, गुजराती, राजस्थानी, मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती है जैसे हमारे गाँव देहातों में, तो वो खुद अपनी लैंग्वेज में चूज करके अपनी आईटीआर को सिंपली भर सकता है विदाउट एनी एक्सपर्ट। मतलब एक्सपर्ट क्या, जिस तरह से फॉर्म वगैरह और ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं उस हिसाब से तो एक्सपर्ट की जरूरत है, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंपल आईटीआर 4 और सिंपल आईटीआर 3 होती है तो वो एक जनरल आदमी भर सके। मतलब मैं इसको एक अच्छा इनिशिएटिव बोलूंगा सर। ये इसी के अंदर जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स बोले हैं उसका डायग्राम है, उसमें से जैसे जो मेन फीचर्स हैं स्पीड, एक्यूरेसी, कन्वीनियंस एंड यूजेबिलिटी। स्पीड सर अभी तक तो दिखे नहीं, आपको मालूम ही है डम चल रही साइड। एक्यूरेसी जो उन्होंने प्रीफिल्ड डेटा बोला हुआ है वो 26 ईयर्स के अंदर टैक्स आएगा वो, एआईआर आएगी वो, डीमैट की ट्रांजैक्शन जो आएगी वो, जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह जो आपका डेटा जा रहा है वो एक्यूरेसी पूरी की पूरी आएगी। उनका कहना है जो आ भी रही है, हमने जो पीछे भी देखा है 26 ईयर्स के अंदर आपकी एआर इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो आपने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करी है, आपके ऊपर कोई डिविडेंड गया हुआ उसकी ट्रांजेक्शन, अगर आपकी जीएसटी की रिटर्न्स जाती हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन टर्नओवर के लिए, ये सब चीजें उसमें आ रही थी पहले से। अब इन्होंने डीमैट अकाउंट वगैरह को भी इसमें लेना स्टार्ट कर दिया है। कन्वीनियंस मींस कि सर उन्होंने इतना यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ है चीजों, जैसे मैंने आपको रीजनल लैंग्वेज, तो अगर रीजनल लैंग्वेज में चीज आ गई तो उसका मतलब इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जब 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पर मेरे हिसाब से इसमें जो ई फाइलिंग पोर्टल था वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास था, बट आज की डेट में जो हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो 10 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, 9 करोड़ 50 लाख 9 करोड़ 51 लाख टोटल यूजर्स। तो जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है 7 साल के अंदर दिखाया है तो पर ईयर 1 करोड़ बढ़ता गया है, जो कि बहुत ही मेजर चेंज माना जा सकता है। यूजेबिलिटी जैसा मैंने कहा सर रीजनल लैंग्वेजेस और जो उन्होंने अपने पोर्टल के ऊपर लाने की कोशिश करी है फीचर्स, तो उससे यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी कि भैया ठीक है हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें मिल रही है, हम चेक कर लें। यूजेबिलिटी मींस मैं थर्ड पार्टी की बात करूं, आपका सेक्शन 194 जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल, सॉरी 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो रखा है बैंकों के लिए कि भैया फलाना बंदे ने अपनी आईटीआर फाइल करी है कि नहीं करी है, उसकी चेकिंग हो जाएगी। फिर 1 अप्रैल 2021 से 2 सेक्शन 206 AB और 194 क्यू सेक्शन एप्लीकेबल होने जा रहा है। देखा जाए तो 206 AB जो है बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही मेजर सेक्शन था, जिसके लिए मैं कहूंगा इन्होंने पूरा पोर्टल चेंज किया, एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ में उन्होंने पूरा पोर्टल चेंज कर दिया 206 AB लाने के साथ ही। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सर वो, जिसका मेन फीचर था कि अगर आपकी 2 साल की आईटीआर नहीं गई है, उसकी डेट एक्सपायर हो गई है और 50,000 से ऊपर का टीडीएस आपका कटा हुआ है, तो आपने कॉन्टिन्यूस 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है तो आपका जो टैक्स है टीडीएस है ट्वाइस रेट, और जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला टीडीएस रेट था वो मैक्सिमम 2% 1% है, वो 5% जाएगा। या तीसरा गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाइड रेट दिया हुआ है वो, तो जो हायर रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा सर उस बंदे के ऊपर। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ही
मतलब सुपीरियर अमेंडमेंट जिसको बोला जाए 206 सेम सर आपका 206C1H जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गया था इन केस ऑफ सेलर जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए और अगर वो जो सेल कर रहा है उसकी सेल 50 लाख से ऊपर ड्यूरिंग द ईयर हो गई थी उसके लिए सेम चीज वो 194 क्यू में लेके आ गए हैं बायर के लिए। एक ही बंदे के ऊपर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं बट 194 क्यू सुपर प्रिवेल करता है। अगर एक ही बंदे के ऊपर दोनों केस लगते हैं तो 194 क्यू एप्लीकेबल होगा, 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं विदिन 6 मंथ या विदिन ईयर। एक पॉइंट और चल रहा है सर थोड़ा सा जो मेजर चल रहा है वो सेक्शन 139AA के अंदर जो चाहे बैंक हो चाहे क्रेडिट कार्ड वाले हो आपको रेगुलर वो सेंड कर रहे हैं कि अपना जो आधार है अपने पैन कार्ड से लिंक करें। तो अभी तो थोड़ा कोरोना और पैंडेमिक चल रही है तो गवर्नमेंट शांत बैठी हुई है इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए सर देखते हैं एक ओवरव्यू लेते हैं जो हमारी नई साइट चली है वो किस तरह से दिखती है। देखिए सर हमारा जो प्रोफार्मा बेसिस चलता है वो ऊपर से होम इंडिविजुअल HOF कंपनी नॉन कंपनी टैक्स प्रोफेशनल्स एंड डाउनलोड्स। तो सर होम के अंदर जाने के बाद आपका इंडिविजुअल HOF कंपनी आप किसी में भी जाओगे जहां पे भी क्लिक करोगे उस क्लिक करने के बाद जो उसका पहला क्लिक के अंदर जो पहला ऑप्शन आता है उसको हाईलाइट करने के बाद जो आपका पहला ऑप्शन होता है वो गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, मतलब आपको जो गाइडेंस दी जाएगी फॉर्म जो आप चूज कर रहे हैं उसी गाइडेंस क्या है आपको कैसे वो फिल किया जाना है उसमें क्या डेटा आना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नॉर्मल बंदे होते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर जो होता है यूटिलिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती है। जहाँ पे AND यूज किया जाता है वहां पे N यूज किया जाता है तो वो कई बार एरर जनरेट करता है कि आपने चीजों को जो चीज है वो आपने कुछ गलत चूज करी है इसलिए ITR जो फॉर्म है प्रोसेस नहीं हो रहा। तो इस तरह की कुछ गाइडेंस दी जाती है। अगर किसी के पास मान लो आपने डोनेशन करी है उसका पैन नंबर ही नहीं है तो उसका पैन का एग्जांपल दिया जाता है उसके अंदर ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी गाइडेंस दी जाती है। रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, मेरी कैटेगरी के हिसाब से मेरे पे कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है वो फॉर्म मेरे को सजेस्ट करेगा इसके अंदर। जैसे एज ए मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरे पे 4 तरह के फॉर्म हो सकते हैं। अगर मैं उसको 44 ADA में दिखाता हूँ तो ITR 4, सैलरी में जाता हूँ ITR 1 और अगर मैं नॉर्मल अपनी बिजनेस इनकम दिखाता हूँ सिंगल बैलेंस शीट बनाता हूँ ITR 3। हम पार्टनरशिप फॉर्म है तो ITR 5 जाएगी सर। डायरेक्शन which I can get tax benefit सर अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स आ गए हैं। आपका सेक्शन 115 BAC बैक आया है न्यू टैक्स रेजिम, अगर आप उसको चूज कर लेते हो तो आपके लिए पॉइंट इररिलेवेंट है छोड़ दीजिए। आप पे तो फिर वही सिंपल सी है 5 लाख से ऊपर जाने के बाद 7.5%, 10%, फिर 10% तक 12.5 लाख 15% और 15 लाख के जाने तक 25% और उसके ऊपर फिर 30% तो वाली टैक्स लगा जाएगी। ये फायदा होने के लिए जो ओल्ड रेजिम में चलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो प्रोफेशनल्स हैं मतलब वो 115 BAC सेक्शन जो आया है उसको बहुत सोच समझ के ऑप्ट करें क्योंकि ये भी सेम वही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक बार इसको चूज कर लिया तो फ्रीक्वेंट ईयर के ऊपर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, शायद इसके लिए भी उनकी तरफ से कोई इंक्वायरी आ जाए। तो सर बहुत सोच समझ के करिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं एडवाइस करूंगा जो सैलरीड पर्सन हो और जिनकी सैलरी 10 लाख रुपए तक की हो तो उसके बाद थोड़ा सा उनका टैक्स का वेरिएशन बच जाता है। जिनकी कोई इनकम ही नहीं है मतलब आई थिंक उनकी डेक्शन ही नहीं है वो टैग नहीं करते अपने आपको मानते हैं लेजी बॉयज के अंदर या लेजी जेंटलमैन के अंदर अपने आपको ट्रीट करते हैं। हमें नहीं करना भी हम अपना कमाते हैं जो आगे अपना खर्च कर दिया आज सच में कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है कुछ प्लानिंग नहीं है तो ये उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। सेक्शन 115 BAC बैक अपडेट बाय प्रोफाइल डिटेल्स सबसे मेजर जो मजेदार इसमें सेक्शन जो चेंजेस आया सर वो है ये वाला पॉइंट अपडेट माय परफॉर्मेंस। आपने अगर इसको स्टार्टिंग में देखा होगा जैसे आप लॉगिन करते हैं सर उसमें परसेंटेज आ रही है कंप्लीट योर प्रोफाइल। अब मेरी प्रोफाइल जो 60 to 70 के बीच में वो कर रही है अनलेस कि उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें फीड भी कर दी उसके बावजूद भी वो परसेंटेज बढ़ा नहीं रहा। कई बार तो मैं अपनी DP भी लगा चुका उसके ऊपर DP एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डाउनलोड्स में जाओगे सर आपके फॉर्म्स आएंगे आपकी कौन सी यूटिलिटी आपके ऊपर जाती है वो आएगी। सेकंड थिंग सर आप किसी भी टैब में चले जाइए सबके अंदर सेम ही चीज जाएगी जो मैंने आपको बताया गाइडेंस रिटर्न फॉर्म्स टैक्स स्लैब्स डिडक्शंस प्रोफाइल अपडेशन असिस्टेड फाइलिंग्स एंड डाउनलाइंस। फिर इसी के अंदर सर नीचे आई ई-वेरीफाई जो पहले भी हमारे पोर्टल में था नथिंग इज चेंज लिंक आधार ये पहले भी था बस ये था पहले एक कॉलम में चल लेते हैं अब इन्होंने एक अलग से बिल्कुल बढ़िया सा थोड़ा सा एक अच्छे टाइप में इसको टैब बना के उन्होंने दे दिया
ई टैक्स पे मैंने आपको बताया कुछ नहीं चेंज आया है, सिर्फ आपका एनएफटी, आरटीजीएस और क्रेडिट कार्ड पोर्टल को इन्होंने जोड़ दिया है, जो उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, अनलेस अभी इसमें चीज शो नहीं हुई है। हाँ, इन्होंने कुछ इसमें चलान बढ़ाए हैं, प्रधानमंत्री सेवा करके इन्होंने एक चलान 284 था समथिंग है करके, ऐसे कुछ 2-3 महीने देखिए इन्होंने चलान भी उसमें बढ़ा दिया है। तो एक उन्होंने एक चीज ये भी इसमें डाली है, इनकम टैक्स के पर्पज से आप जो भी सर्विसेज चाहते हो वो सारी सर्विसेज आएंगी इसमें। वेरीफाई और पैन, सर पैन अपना वेरीफाई कर सकते हैं आप। हाँ सर, इसके अंदर ये चीज आ रही है कि जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन 10 साल पहले आपका पैन कार्ड बना था और अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, तो इसके अंदर इसमें मिसमैच दिखा रहा है कि जो आपका पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस है और जो आपका पैन नंबर के ऊपर आधार के ऊपर एड्रेस है वो मिसमैच है। तो करने का तो एडिट प्रोफाइल में जाना होता है, एडिट प्रोफाइल के अंदर वो आपका आधार नंबर मांगता है, उसमें एक ओटीपी जनरेट करवाता है, तो जिससे वो आपका मैच हो जाता है। उसके बावजूद अभी वो करेक्शन हटी नहीं है, बट हमने वो चीज करी है तो उसमें वो चीजें आ गई है एज पर इनकम टैक्स पोर्टल, एज पर पैन और एज पर आधार, आपके तीनों एड्रेसेस सेम पकड़ेगा। टैक्स आगे उसके ऊपर ऑथेंटिकेट के अंदर चीजें जाने के लिए जो भी चीज आपका ऑथेंटिकेशन वगैरह बनती है वो है। नो योर एओ, आपका जो रजिस्टर वगैरह आ गया, जैसे हमारा के सिविक सेंटर के अंदर आता है, हमारी बिल्डिंग सिविक सेंटर में आती है, हमारा वार्ड है वो आता है। इंस्टेंट ई पेन का मतलब सर ये है कि अगर आपका पैन नंबर नहीं है, आप अपना आधार नंबर डालिए, आपको पैन नंबर अलॉट हो जाएगा। टीडीएस ऑन कैश, सर बैंक का पॉइंट आ गया यहाँ पर, सेक्शन 194N, 2%, 5%। आपके अगर आपकी 2 साल की आयकर नहीं गई हुई है, 20 लाख से ऊपर की कैश विड्रॉल हो चुकी है 2%, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर जाने के बाद 5%। ये टैक्स आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इन फ्यूचर, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा सर। अगर आपका टैक्स कटा है, आपको उसी साल की आयकर में इसको क्लेम करना पड़ेगा। वेरीफाई सर्विसेज, आपने ये वेरीफाई करना है, आपने और भी चीजें वेरीफाई करनी है, वो चीजें इसके अंदर पोर्टल में आ जाती हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसी जो मैंने आपको 8 या 9 पॉइंट आगे बताया है, उसी का पहला पॉइंट है मल्टीपल मेथड टू पे टैक्सेस ऑन द पोर्टल। नंबर 1 चालान, सेकंड नेट बैंकिंग, थर्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई। इनहांस हेल्प सेक्शन विद यूजर मैनुअल्स एंड वीडियो सर्विस, आपको बताया था मैंने, अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो सर आपको इन्होंने वीडियोस दी हुई है, आप वीडियो के थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ना भी अगर आपको दिक्कत है तो अपने चैटबॉट के थ्रू भी आप चैट करके भी अपनी प्रॉब्लम जैसे बैंकिंग सोल्यूशन के लिए निकालते हैं, सेम तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। मतलब आप इनको अपनी वही 1800 करके जो उनकी लैंडलाइन कॉल थी जो बिजी जाया करती थी, वो टाइम बचा दिया उन्होंने। रोल बेस्ड प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एक्सटर्नल एजेंसी, कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, टैक्स डायरेक्टर एंड कलेक्टर, इसके अंदर भी बैंक आ जाता है। जैसे आपका लाइक फॉर्म 60 होता है, तो बैंक्स क्या करते हैं, जिन बंदों के बैंक पैन नंबर नहीं होते हैं तो उनसे फॉर्म 60 जनरेट करवाता है, जिसको उसे पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होता है। इसके लिए IRTDIN मैनेज करके एक आईडी जनरेट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको देता है, जिसके थ्रू वो फॉर्म 60 और 60A को अपलोड करते हैं। सेम चीज जब भी आप अपना लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले ये आता है वेलकम टू ई फाइलिंग, आपका सबसे पहला प्राइमा फेसी यही पॉइंट आता है उस पेज के ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई चीज मैंने आपको बताई सर, आप अपने ई फाइलिंग में जाते हैं, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल जो आपने पीछे की अपनी रिटर्न्स कर रखी है, अगर आपकी कोई पेंडेंसी बची हुई है ई फाइल करने के लिए, आपने कोई ईबीसी जनरेट नहीं किया हुआ, वो आपका 26 years जैसे पहले हुआ करता था, और डाउनलोड ई प्रीफिल्ड डाटा जो अभी तक शो नहीं कर रहे हैं, अब देखो उसमें क्या क्या उठ के आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप ऑथराइज पर्सन के अंदर जो आपको ऐड करना है, या फिर मान लीजिए आपकी किसी क्लाइंट की डेथ हो जाती है, उसके ब्याह पे किसी को ऑथराइज बनाना है तो वो उसके लिए सेक्शन दिया गया है। या नॉर्मल केसेस के अंदर आउट ऑफ इंडिया है तो भी आपको किसी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो सर वो उसके लिए। डिफरेंट इशू जो पहले भी हुआ करता था, कॉन्डोनेशन ये पहले था, जनरेट इलेक्ट्रॉनिक इवेशन कोड ये पहले हुआ करता सर, ये एक्चुअली आईटीआर के अंदर जाकर वर्क लिस्ट के अंदर ई वेरीफाई वाला ऑप्शन के अंदर जाकर ये ऑप्शन आया करते थे, वहां रिफंड नहीं आता था, बट इलेक्ट्रॉनिक ई वेरिफिकेशन कोड आया करता था, वही चीज है। मैनेज आईटीडी रिपोर्टिंग जो मैंने आपको बताया फॉर्म 60 के रिगार्डिंग, व्यू डाउनलोड ई पैन, सर ये वो चीज है जैसे मान लो आपने कोई करेक्शन डाल रखी है उनके लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। कोई रिसेंट आपकी एप्लीकेशन लगी है तो उसका स्टेटस ये देगा, तो यहाँ से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं उसको देना होना है तो आपके लिए एक कन्वीनियंट उन्होंने दे दिया है। फिर आगे बढ़िए सर, इसी के अंदर
पेंडिंग एक्शन, वर्क लिस्ट जो पहले हुआ करती है, वर्क लिस्ट के अंदर आपका कोई पेंडिंग एक्शन है, जैसे आपकी कोई ITR वगैरह ई वेरीफाई नहीं हो पाई है, वो चीज जानी थी। अब इन्होंने इसमें इसका रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड दे दिया, ई प्रोसीडिंग दे दी, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम दे दी सर इन्होंने। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपको अलग से पोर्टल मिलेगा, वो ई कैंपेन के अंदर, जो पहले आपके वर्क लिस्ट के अंदर ही पेंडिंग लिस्ट में आया करती थी, तो इन्होंने यहाँ पे AR दे दिया। AR के अंदर सर बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट 1 लाख से ऊपर की है सर, उसकी स्टेटमेंट भी इसमें आ जाएगी। आपने टूर एंड ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ऊपर की पेमेंट करी है सर, वो भी इसमें आ जाएगा। और अगर आपने 10 लाख से ऊपर की ड्यूरिंग डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन कर रखी है सर, वो भी इसमें आएगी। 50 लाख से ऊपर की आपने कोई प्रॉपर्टी की डील कर रखी है सर, वो भी इसमें आएगी। 26 ईयर्स के अंदर जो आपका GST रिटर्न गई है, अब AR तो नहीं है बट समझिए सर वो वही ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग कर रहा है। प्लस अब आपका जो डीमैट अकाउंट है सर, वो भी इसमें लिंक हो जाएगा, तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सीधे उनके इसमें आएगा, ऐसा ये कह रहे हैं सर। कंप्लायंस पोर्टल के अंदर ई कैंपेन दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, अलग पोर्टल पे गया आता है। अगर आपकी किसी साल की ITR मिस हो रखी है, उसका रीजन पूछता है, या फिर उसका रिटर्न फाइल करने के लिए कॉन्टिन्यूशन वगैरह रिक्वेस्ट वगैरह मांगता है। ई वेरिफिकेशन सेम, अगर आपकी कोई रिटर्न वगैरह रह गई है। ई प्रोसीडिंग, अगर आपके केस कोई नोटिस निकला हुआ है सेक्शन 143(2) या 144(48), तो सर यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। देन ऑथेंटिकेशन के अंदर सर वही डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बिना आज के डेट में कोई भी नोटिस वैलिड नहीं है, तो आप इसको यहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हैं। माई प्रोफाइल आगे सर जो हमारा सबसे मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वहां चलते हैं। अब सर देखिए मैंने करा क्या है, इसके अंदर जैसे आप अपने प्रोफाइल पे अपडेट सेक्शन में जाते हैं तो आपके सामने ये चीज खुलती है। तो आधी चीजें तो आपके पास आ रही है, हर किसी का मेरे 50 to 70% के आसपास में अपडेट मिलेगा, बट फिर भी वो 30% चीजें मांग रहा है, जिसके अंदर सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट आई है, एक तो सोर्स ऑफ इनकम आई है, और एक आई है आपके सर डीमैट अकाउंट को लिंक करना, जो पहले नहीं था। चलिए सर इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर इसके अंदर है सर इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार एंड पैन, वही है सिंपल सी, आप अपनी चीजें कंपेयर कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर आपके एड्रेस के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको एडिट प्रोफाइल में जाइए, अपना आधार नंबर एंटर करिए, आप पे OTP आएगा, OTP डालिए, OTP आने के बाद वो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आता है, उसको अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद उसको सेव करिए, सेव करने के बाद जो आपका OTP है उसको पुट करिए, तो सर फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसका इमीडिएट आपका जो मेल है मैसेज के ऊपर भी और रजिस्टर मोबाइल के ऊपर और आपकी ईमेल के ऊपर भी रेफरेंस आईडी सब पहुंच जाएगा कि आपका ये चेंज हुआ है। माय बैंक अकाउंट ड्रास्टिक चेंज, मतलब पहले भी था बट आज के डेट में ये चीजें स्पेसिफिकली पूछ रहा है। अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट जहाँ पे आपका पैन नंबर लिंक है उसमें नहीं उठ के आ रहा है तो प्लीज उसको लिंक करिए। ये वैसे जनरेट करने के लिए बहुत ईजी रहता है, जो पहले भी होता था। और वही सेम चीज अगर आपका कोई बैंक अगर पहले से वैलिडेट है तो वही वो इनेबल हो सकता है रिफंड वगैरह के लिए, और वही रिमूव भी हो सकता है। अदरवाइज अगर वो फेल्ड है तो फेल्ड बैंक सेक्शन जो पहले आता था वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो क्यों फेल्ड आ रहा है। अगर आपका पैन नंबर अपडेट नहीं होगा या फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा वहां पर। डीमैट अकाउंट जो मैंने आपको बताया था सर, चाहे वो NSDL से लिंक हो चाहे वो CDSL से लिंक हो। CDSL से तो सिंपल वो डीमैट मांगता है, और NSDL से है तो आपका सर DP ID और क्लाइंट ID मांगता है। आप उसको करिए, आपका OTP आएगा, OTP डाल के उसको लिंक करिए। डीमैट अकाउंट में जाकर आपको चीज करनी पड़ेगी, हमने करी नहीं है तो आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर D पॉइंट, ई फाइलिंग फॉर हायर सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें चीज नहीं हुई है जो मतलब पहले EBC जनरेट करने के लिए दिया जाता था कि अगर आपको OTP मंगाना है तो कैसे मंगा सकते हैं। अब उन्होंने उसको हायर सिक्योरिटी कोड में डाल दिया कि अगर आप पैन और आधार के थ्रू अगर नहीं करना चाहते हैं अपना लॉगिन तो आप इनके थ्रू भी इन पॉइंट्स के भी अपना लॉगिन कर सकते हैं, जिनको आप डिफॉल्ट सेक्शन में डाल सकते हो थ्रू नेट बैंकिंग, यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यूजिंग OTP, यूजिंग बैंक अकाउंट, यूजिंग डीमैट अकाउंट। सेम नीचे हायर सिक्योरिटी पासवर्ड सेट करने के लिए भी आप इनके थ्रू अपना पासवर्ड मंगवा सकते हो। F सेक्शन सर जो आता है सिक्योर एक्सेस, जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था सर कि अगर आप बैंकिंग यूज करते हैं तो बैंकिंग में अगर SDFC बैंकिंग आप यूज करते हो तो उसके अंदर वो एक इमेज देता है आपको जब अपना आप यूजर आईडी बनाते हैं, उसको चूज करने के लिए बोलता है कि जब भी आप उसको किसी भी लिंक पे किसी भी स्ट्रेंजर या रिमोट जगह पे उसको एक्सेस करने जाते हैं तो अगर वो चीज आपको शो कर रही है तो रिलायबल एक्सेस है, अदरवाइज गड़बड़ है। तो वही चीज है सर ये सिक्योर एक्सेस मैसेज जो हमेशा शो करेगा जब भी आप अपनी लॉगिन करेंगे। तो क्लिक द जेनरिक स्टैटिक पासवर्ड, ये सर ये कुछ मुझे ना इसका मतलब समझ में नहीं आया।
क्योंकि मैंने इसको जनरेट करके देखा तो उसने मुझे 10 पासवर्ड भेज दिए मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, बट मैं अभी भी उसको लॉगिन कर रहा हूँ तो वो सिंपल मेरा जो यूजर आईडी पासवर्ड था ओल्ड वो चल ही रहा है। मैं अपने आधार से भी ओटीपी मंगा के कर रहा हूँ, वो भी चल रहा है, बट उसको मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इनमें से यूज हुआ नहीं। 30 दिन के लिए यूज इन्होंने पासवर्ड दिए हैं, 10 तरह के पासवर्ड दिए हुए हैं। 30 दिन खत्म होने के बाद फिर आप दोबारा से ये स्टैटिक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और 10 इकट्ठे मेल पे आते हैं 6 डिजिट के। मतलब इन्होंने इस चीज लिए दिया हुआ कि अगर आपको कोई जो पासवर्ड है वो बहुत वीक है, मतलब समझ लीजिए आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप अपना खुद का पासवर्ड एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आप उसको शेयर नहीं करना चाहते किसी को, तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं स्टैटिक पासवर्ड को कि भैया वन टाइम पासवर्ड है, डाल के उसको लॉगिन कर ले, मेरा पैन नंबर ये है और ये पासवर्ड डाल दो। तो मतलब आप अपना जो पासवर्ड है वो डिस्क्लोज नहीं करना देते किसी और को, उसके लिए आधार ओटीपी लॉगिन जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी आपसे, सर ये वही है। ये पॉइंट है सर सोर्स ऑफ इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सर यहाँ पे एक बड़ी डिफिकल्टी ये है कि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछता है। मेरी आईटर बिजनेस इनकम के अंदर आ रही है तो मेरा एक पॉइंट बिजनेस इनकम उसने चूज कर लिया है। मेरे कोई रेंटल इनकम नहीं थी बट मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, उसने प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चूज कर ली। अब किस पर्पस से चूज करी है वो नहीं मालूम है, उसने रजिस्ट्रार ऑफिसर से ली है ये नहीं मालूम, या मैं अपनी मम्मी के साथ जो अपनी रेंटल इनकम दिखाती है जॉइंट के अंदर है 50% ओनरशिप मेरी आती है तो सर्विस के पर्पस से यहाँ से लिंक कर दिया। जो से यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी ली है इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा, वो आगे चल के कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। जो लोग 80GG की रिबेट इसके अंदर ऑप्ट करते थे बैंक पेड वाली, उनको दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो एड ऑन बेसिस के ऊपर उसको जनरली एक्सेप्ट मतलब ले लिया करते थे, या जिनका घर होने के बावजूद वो रेंट HRA ले रहा था, या जिनका घर होने के बावजूद वो HRA प्लस होम लोन की रिबेट ले रहे थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी उनको दिक्कत आने वाली है। इसमें सर थोड़ी सी जो आप एड डिटेल के अंदर जाओगे ना तो प्रीफिल्ड आएंगी, पेंशनर, सैलरी, अदर सोर्स इनकम सब आएंगी। इसमें एक ऑप्शन आता है अदर, जैसे मान लो कैपिटल गेन देखने ऐड करना चाहते हो शेयर्स वाली, तो वो अदर में डालने के बाद ना ऑप्शन अभी ग्रे नहीं आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसको थोड़ा भी बता नहीं सकता उसमें क्या आएगा, बट जहां तक मैं गया जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। फिर सर इसके अंदर है ऑथराइज सिग्नेटरी, जैसा आपको पता ही है अगर आपकी एब्सेंस के अंदर किसी को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है, आप नहीं हो उस टाइम पे अवेलेबल, या आउट ऑफ इंडिया हो, या कोरोना चल रहा है भैया आप उस लेवल में ही नहीं हो कि आप रिटर्न भर सकते हो, तो आप ऑथराइज सिग्नेटरी भी आप किसी को ऐड कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव वही सर, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दो, ऑथराइज सिग्नेटरी बना दो, सेम चीज। व्हाट इज पोर्टुगीज सिविल कोड, जो पहले भी हुआ करता था सर, किसी को नहीं मालूम है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है जो पर्सन गोवा या दादर नागरी में अपने सिचुएटेड है, तो उसमें होता क्या है, उसमें हस्बैंड और वाइफ की ना सैलरी को छोड़ के इनकम है, उस इनकम को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अगर वो आप उस चीज से बिलोंग करते हैं तो उसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। ये पहले भी था अभी भी है। ई फाइलिंग पोर्टल, जैसे सर ने बताया आपको, ये चैटबॉट आ रखा है आपको, यू आस्क वी आंसर, आपके पास कोई भी क्वेरी है अपना चैटबॉट के थ्रू उनसे क्वेरी करिए और ये आपको आंसर करेंगे। मोबाइल ऐप जैसे इन्होंने अभी मतलब डिस्क्लोजर डाला हुआ है, हम लेके आएंगे, बट अभी रनिंग में तो आया नहीं हुआ है, तो यूजर फ्रेंडली है, आपको सारी चीजें अपडेट मिलेंगी एक जगह पे मिलेंगी, कन्वीनियंट होगी, मतलब आपको डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है या फिर आपको नॉर्मल ब्राउजर की जरूरत नहीं है, आप थ्रू ऐप जाके भी अपडेशन वगैरह ले सकते हैं इससे। नो योर यूजर आईडी के बारे में सर जैसा आपको बताया था पीछे, पैन नंबर से आप जाके अपना इंडिविजुअल है तो अपना पैन नंबर आधार नंबर से भी लिंक कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट आईडी वगैरह है तो अपना जो आपका नॉर्मल पैन नंबर है और आपका पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर ही सकते हैं। और अदर यूजर आईडी के लिए जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स डिटेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, ये रिप्रेजेंट रिटर्न इंटरमीडिएट्स हैं, टेन वाले हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, IITLD इनका है, फॉलोड बाय 6 डिजिट पैन नंबर वगैरह के थ्रू इनको एक इनकम टैक्स पोर्टल से लॉगिन आईडी मिलता है, उसके थ्रू वो जाके लॉगिन कर सकते हैं। Taxpayers will be able to access the refurbished portal in multiple regional language, जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जो इसको एक यूजर फ्रेंडली बनाता है नो डाउट। तो सर ये थी मेरी यहाँ तक की पोर्टल जो मैंने अपनी कोशिश करी। सेम चीज मैंने भी अपना 6 बजने में 5 मिनट बाकी पहले खत्म करा है सेशन, और जितना अपना ट्राई कर चुका करा मैंने
और जितना समझ में आया उतनी मैंने पीपीटी बनाई। बाकी अभी इसमें अमेंडमेंट चली रही है, तो जब थोड़ा सा और जब ये वर्किंग हो जाएगी तो जो इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे हम आगे भी कोशिश करेंगे उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much राणा जी, थैंक्स अ लॉट। आपने फर्स्ट टाइम जरूर दिया था, बट इट वाज अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आई बिलीव, और डिटेल में आपने शेयर्स का भी बताया और पोर्टल के बारे में भी बताया। बढ़िया रहा और वेरी इंफॉर्मेटिव। तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टिसिपेंट को भी काफी पसंद आया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ट्राई माय बेस्ट, होप सो। So before moving further, I would like to request our founder convener C. Durgadas Agarwal ji to give his concluding remark and share his thought as well. Over to you, sir. नहीं, अच्छा बोला इसने, जी, जी, राणा प्रताप ने अच्छा कवर कर लिया दोनों टॉपिक्स अच्छे से। जी, बिल्कुल। जो मैं समझ पा रहा हूँ, इनके जो तैयारी तो बहुत सारी है, और मतलब जैसे मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया तो मैं उसको डाल नहीं पाया अभी यहाँ पर, क्योंकि वो चीज शो ही नहीं हो रही, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ कि वो चीज सही है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, और काफी मतलब दोनों टॉपिक्स पे आपने शेयर मार्केट पे उसके उसकी टैक्सेशन के एस्पेक्ट पे और इस तरह इनकम टैक्स पे जितना भी आप डेलिब्रेट कर सकते थे आपने बड़ा अच्छा किया। एंड आई सजेस्ट के बस कीप इट अप और थोड़ी सी और मेहनत करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे और अच्छा अपने आप को ब्रश करेंगे आपके गाइडेंस में। सो थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, दो पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं, पर मैं उनको भी सुन लेता हूँ। देख लो, पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी। शेष रंजन जी, बना रहे हैं, इसके लिए सब कोई प्रोटीन अच्छा रंजन जी बताएं प्लीज। शिशु रंजन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या है ना दिल्ली पापा बोल वो प्रॉब्लम क्या है भाई, आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। दूसरा पैर का तो पोस्ट ऑपरेटिव में मतलब हम ही देख रहे थे वहां पे। शिशु रंजन जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, आप फिर से बोलेंगे प्लीज। आई थिंक नेटवर्क इशू। कोई इशू है? कोई बात नहीं। मुकेश जैन जी हैं, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। मुकेश जी अनम्यूट कीजिए। मुकेश जैन जी, आई थिंक उनका, और दामोदर अग्रवाल जी, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। दामोदर जी। यस सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। सर प्लीज। बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे जून के महीने के जो टारगेट्स हैं रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ द टीडीएस रिटर्न्स, 15 CB एंड सो मेनी आवर टारगेट्स आर देयर, तो उस केस के अंदर क्या कल जैसे मीटिंग होने वाली है इनकी जी कंपनी से जहाँ से ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो क्या इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क बनेगा कि ये फाइलिंग जो नहीं हो पा रही है तो क्या कोई रिलैक्सेशन आना है अल्टीमेटली? आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। सेकेंडली, जैसे कुछ ऐसी चीजें जो आपने बताई है वो अपडेट होने में तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे डीमेट की इंफॉर्मेशन है वो एकदम से तो आनी नहीं है, क्योंकि उनकी रिटर्न भी तो जुलाई के एंड तक भरी जानी है सारे की सारी रिटर्न। उनकी जो एआर इंफॉर्मेशन जो डेटा वो 30 जून दी है, पहले 31 तारीख होती है, वो ऑलरेडी एक महीना बढ़ी हुई है, पर जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन वो एआर की तो रिपोर्ट भी 30 जून तक तो बन ही नहीं सकती ना। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना सर, इसलिए डेट बननी चाहिए। हाँ, मतलब एआर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको 30 जून तक जा नहीं सकती, क्योंकि हमारा पोर्टल ओके नहीं है। अल्टीमेटली मान लो फिर उसको एक महीना बढ़ता है, तो अल्टीमेटली जो टैक्स वर्क प्लानिंग है वो तो सारा स्मैश हो गई है देखा जाए तो वो चीज आ रही है। और उसको छोड़िए, अभी हमारे पास अपडेट आया है कि महाराष्ट्र में वापस से केसेस बढ़ रहे हैं और 2 से 4 हफ्ते में वहां पे दोबारा थर्ड वेव आ सकती है और 8 लाख एक्टिव केसेस वहां चल रहे हैं। तो सर ये ऐसे बहुत ज्यादा कंसिडरेबल पॉइंट हो गया। जो सेकंड वेव स्टार्ट हुई थी वो भी मुंबई से हुई थी, तो मेरे हिसाब से तो एक ऐसे कंसिडरेबल पॉइंट बन जाता है कि डेट बढ़ानी ही चाहिए, और पैंडेमिक में तो डेट होनी भी नहीं चाहिए।
पहले भी 2-2 साल तक कहीं ऐसा ना हो कि ड्रॉप ही कर दें सॉफ्टवेयर को, बोले अगले साल से शुरू करेंगे, तो कोई डेट नहीं है। नहीं सर, अब देखो इन्फोसिस को पैसा तो चला गया, जैसे बता रहे 40 करोड़ रुपए दिया है, उनको टेंडर दिया है, तो पैसा तो चला गया है, बट मुझे समझ में नहीं आया इन्फोसिस को क्यों किया है। टीसीएस को मिलना चाहिए था, जैसे उसकी 26 ईयर्स है। तो पुराना वाला था ना, पुराना। नहीं सर, वो जो 26 ईयर्स है ना सर, वो टीसीएस का है। बाकी जो पोर्टल था वो इनकम टैक्स का ही था, इन्फोसिस वालों का। दामोदर जी, मैं जरा बीच में नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। चलो, आपकी आवाज तो सुनाई दी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, राणा प्रताप जी इसमें क्या बता पाएंगे? आपकी अगर कोई वैसे पूछना है, क्योंकि वहाँ ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, डेट बढ़ने की है, तो वो कोई नहीं बता सकता। आज की डेट में कोई नहीं कर सकता। 21 को इन्फोसिस पीपल की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में और स्टेक होल्डर्स के साथ रिप्रेजेंटेशन पूछी गई है। देखो, अब देखो क्या होता है, तो समय बताएगा। अब ये तो हो नहीं सकता। अभी देखो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन एकदम डबल हो गया। तो उसको गवर्नमेंट खर्च भी कर रही है उसके लिए। अब इन्फोसिस में कुछ सारी ग्लिच रही है, उनको काफी कुछ हो सकता है, वो काम कर रहे हो, उसमें वर्किंग चल रही हो, तो ठीक है, वी कैन होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जो डेट वेट बढ़ने वाली बात है, ये हम आप कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो हो ही रहा है। चलिए, ठीक है सर। संदीप जी, और किसी का क्वेश्चन? थैंक यू। विजय बंसल जी ने भी हाथ खड़ा कर रखा हुआ है। मैं विजय बंसल जी को एक बार ट्राई करता हूँ। जी जी, विजय जी, विजय जी आउट हो गए। नहीं, अब कुछ नहीं है सर। लोगों ने समय का ध्यान रखते हुए आउट हो गए ना। हाँ सर, 6 बज गए ना। चलो, मैं सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राणा, बहुत अच्छा रहा। और मैं बस यही कहूंगा आपसे कि कीप इट अप, और थोड़ा सा और अपने को बिल्कुल सर, और अपने को इम्प्रूव करें, तो काफी अच्छा है। मैं कमियां नहीं गिना रहा, मैं और कमियां होगी तो बताऊंगा भी आपको। आई नीड टू माय सेल्फ, मतलब मैं अपना पॉलिश करना है। अपना तो उद्देश्य होता है कि हम मैक्सिमम लोगों को यहाँ प्लेटफॉर्म पे लाएं, जिससे कि वो अपने विचार शेयर कर सके, अपनी स्टडी को, अपनी जो वर्किंग है उनका बोलना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए। और आप जैसे लोग, सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो मजा अलग हो जाता है, क्योंकि आप लोग हम जैसे लोगों को, न्यू कमर्स को अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ना चीज के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ आज ये 3 डेज का प्रोग्राम जून का आज कंक्लूड हो रहा है, और जुलाई में मेरी कोशिश रहेगी कि एनबीएफसी अकाउंट्स, मतलब जो एनबीएफसी कंपनीज हैं, उनका क्लोज होना है। कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो एक बात चल रही है स्पीकर से, तो हम एक एनबीएफसी पे भी रखना चाहेंगे और इनकम टैक्स पे भी फर्दर रखना चाहेंगे। और भी इनकम टैक्स में तब तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो जुलाई में हम प्लान करेंगे, तो आपको बताएंगे अकॉर्डिंगली। तो अभी तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत हृदय से धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना टाइम निकाल के अटेंड। और जगमोहन जी का और राणा प्रताप जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अच्छे से काम किया, अच्छे से डेलीब्रेट किया, तो आपका भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो हमारे कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर संदीप जी एंड राज हसन जी, वो पूरा समय लगाते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत बहुत। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस जाना चाहता हूँ संदीप जी के पास। एक अभी प्लान चल रहा है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है। एक 21 तारीख की गीता जयंती है, तो 20 तारीख को शाम को हम प्लान कर रहे हैं कि 5 से 6 कुछ गीता पे डेलिब्रेशन हो, और मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता, इस तरह से एक प्लान कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने पार्टिसिपेंट जो हैं उनको सबको वो भेज देंगे उसका डिटेल्स, तो अगर ज्वाइन करना चाहें तो करें। स्टडी सर्किल की तरफ से नहीं है, कोई सीट आवर्स नहीं है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ बस एडिशनल। तो बस अब वापस ओवर टू संदीप शर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के स्पीकर जगमोहन जी, नेप्सेंसिया और राणा प्रताप जी का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो अब विदा लेने का समय आ गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।